आखिरी शब्द थे मेरे वहां पर, मेरा नाम तेवतिया है और मैं मर रहा हूं। मरा हुआ सैनिक करोड़ों का है और बच गया तो धेले का नहीं। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, आपने देखी? मूवीज जो बनती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, रियलिटी कुछ और होती है, कुछ और दिखा रहे हो। 26 से 11 में क्या क्या हुआ था? ताज में पहुंचे, 185 लोग थे वहां पर। 10 से 12 कदम में आगे चला तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज सुनाई दी। मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया तो उधर से फायर हो गया, तो मेरे ट्रिगर पे उंगली थी तो मैंने भी प्रेस कर दिया। जब गरम गरम खून गर्दन से निकला और जो एक जलन थी वो शुरू हुई, मैंने अपने वेपन को थाई पे लिए, फायर ओपन कर दिया अपनी तरफ से। ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया अपना निकाल के। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो ताज का ऑपरेशन तभी के तभी खत्म हो जाता। 4 गोलियां और मुझे लगी, जिनमें से एक जो थी चेस्ट के आर पार हो गई। अश्वनी हॉस्पिटल में लेकर गए। मार्कोस को क्रेडिट इसलिए नहीं मिला कि कोई मरा नहीं। जिस दिन देश को मेरी जरूरत थी उस दिन मैं सबसे आगे था। आज मुझे जरूरत है तो देश मेरे साथ क्यों नहीं है? हमारे जनरल साहब नरवणे जी, उनको तो लेह पहुंच जाना चाहिए था। उससे एनिमी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनता कि नहीं बनता? जितने भी सैनिक वहां पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उनका मोरल बूस्ट होता नहीं होता कि हमारा चीफ हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप बैठे हुए कॉफी पीते रहे, मोदी जी ने दिखाया कि नहीं हम बॉर्डर क्रॉस करके मारेंगे, हम तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे दबेंगे नहीं और तुम्हें बर्बाद करेंगे। हम कसम भारत माता की खाते, हम ईमानदार रहेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसी कुर्सी पर बैठे हम सबसे तरफ होते चले जाते। शपथ ली थी मार्कोस बनते वक्त, जल थल नभ में भारत माँ की सेवा करूंगा, तो मैं उस शपथ को अपने आखिरी क्षण तक मैं निभाऊंगा और करता रहूंगा सेवा। हाय, मैं निहारिका के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक ऐसे जाबाज कमांडो जो एक ऐसी जगह गए जहां गोलियां चल रही थी हर तरफ से, और उसके बाद वहां से वो बचकर आए और उन्हें सुनने के लिए मिला, यू आर द मेन कल्प्रिट टू स्टॉप द ग्लोरी। तुम मर जाते तो ग्लोरी ही ग्लोरी होती। कोई ऐसा क्यों कहेगा? हमारे साथ आज स्टूडियो में है एक्स मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया जी, और ये हमें आज अपनी सिर्फ ब्रेवरी की कहानी नहीं सुनाएंगे, ये हमें बताएंगे सेना, नेवी, इन सब का सिस्टम कैसे होता है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो लोग घायल हो जाते हैं, उनके साथ किस तरीके का रवैया होता है। इसके अलावा जो भी डिफेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी, हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, हमें समय देने के लिए। कैसे हैं आप? जबरदस्त, एकदम अमेजिंग। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। फैंटास्टिक, इट्स रियली गुड टू हियर दिस। अगर शुरुआत ऐसी बातों से हो, जाबाजी की बातों से और खुशी की बातों से, तो बहुत मजा आता है जी। जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि कोई कमांडो रहा है, किसी ने देश के लिए कुछ किया है, तो सबके मन में रिस्पेक्ट आती है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट रहा कि किसी ने आपसे कहा कि मर जाते तो ज्यादा बेहतर होता, तो भाई ऐसा कोई क्यों कहेगा? उससे एक ग्लोरी मिलती है, एक नाम होता है, और जो इंजर्ड सोल्जर है वो कहीं ना कहीं उसको लायबिलिटी माना जाता है, उसको एसेट नहीं माना जाता। मरा हुआ सैनिक करोड़ों का है और बच गया तो धेले का नहीं है। ये कहावत बहुत आम है डिफेंस फोर्सेस के अंदर। कोई बात नहीं करता तो अलग बात है, क्योंकि मैंने झेला है मैं इसलिए बता पाता हूँ, और मुझे कहा गया है इसलिए मैं कह देता हूँ। मैं वहां पर नहीं पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में की हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, अपने यूनिट के लोगों को, मार्कोस जितने भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ उनको कि अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, अगर ऐसे शब्द मुझे नहीं बोलते आप, तो शायद मैं कभी जागता नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की बौद्धिकता कभी पता नहीं चलती कि ये लाइफ का ये भी पार्ट है, ये भी हिस्सा है।
और ना ही मैं कभी अपने आप को इतना पुश कर पाता जितना आज मैं पुश कर पाता हूँ। ना ही ये मेरी थॉट प्रोसेस बनती जो आज मैं देश के प्रति और ज़्यादा जागृत हूँ, देश के लिए और ज़्यादा करना चाहता हूँ, सेना के लिए और ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो मैं उन सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि अच्छा हुआ आपने एक ऐसे व्यक्ति को जगाया, जो व्यक्ति सब कुछ खो चुका था, उसका जो मोरल था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कंधे तलाशता था, सहारा तलाशता था। लेकिन आप सभी ने मिलकर उसको ऐसा इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसने सहारा छोड़ना बंद किया और अपने आप को उसने खुद का सहारा बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे उसने अपने वो जो कहते हैं ना बिलीव इन यू, वहाँ से यात्रा शुरू की। सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे, दुनिया भर के कमेंट्स करते थे, मैं उनको सबको सुनकर अनसुना करता रहा, चलता रहा अपनी यात्रा पे। और फिर ऐसा दिन आया कि मैं आपके सामने हूँ और देश का पहला व्यक्ति हूँ जिसने डिसेबल होने के बाद आयरन मैन किया, डिसेबल होने के बाद लंग्स डैमेज होने के बाद खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर किया। पहला डिफेंस पर्सनल हूँ जिसने मैराथन दौड़ी डिसेबल होने के बाद। पहला डिफेंस पर्सनल हूँ जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया एंटायर हिस्ट्री के अंदर। और आज पूरी एंटायर हिस्ट्री में पहला गैलेंट्री अवार्डी एडवोकेट भी हूँ। तो सभी को नमन है। मैं कहता हूँ भाई ऐसा ही अगर आप नहीं करते ना तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। प्रवीण जी, एक तरफ शौर्य चक्र मिलता है, दूसरी तरफ आपको गलत बातें कही जाती हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं जो मेरा तो शायद आर्मी से कोई पर्सनल ताल्लुकात नहीं है। मेरी जितनी रिस्पेक्ट है सोल्जर्स के लिए वो इसलिए है क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ। लेकिन आपने अपनी जान की बाजी लगाई, आपने गोलियां खाई, और जब इंसान ऐसे इंजर्ड होता है, रिकवरी फेस में होता है, उसको तब दोनों चीज़ें याद आती होंगी कि एक तरफ देखो मुझे दुनिया में तुमने दिखा दिया कि तुमने मुझे शौर्य चक्र दिया, और दूसरी तरफ शायद मुझसे कोई मिलने भी नहीं आता है, हाल समाचार भी नहीं पूछता है। कुछ नहीं, वहाँ पर सिर्फ आप अपने साथ में हो, फिर आपको आपकी हालत के साथ में छोड़ दिया जाता है शौर्य चक्र देकर। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मानसिक रूप से आप कितने मजबूत हो, आपको ऐसी हालत में छोड़ दिया जाता है। प्लस मेरे तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू थे। ऐसा नहीं था कि मेरे ट्रीटमेंट बंद हो गए बाकी सब लाइफ चल रही नॉर्मल, नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे ट्रीटमेंट कंटिन्यू थे। मेरा रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होनी बाकी थी और मेरे कान से पस एंड ब्लीडिंग जाती रहती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तब भी उन्होंने कभी इस तरह से कभी साथ नहीं दिया, कभी पूछा भी नहीं कि भैया तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं, आप अपनी यात्रा पे हो, अपना देखो, तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे हो ना तुम जानो। तो आप प्लस प्रमोशंस की बात थी तो वो आप देखो, हमारा क्या लेना देना है। भागो, आप पिलर टू पोस्ट आप भागते रहते हो, कोई आपके सपोर्ट में क्यों भागेगा, कोई क्यों करेगा। कोई सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्यों आपके साथ में आएगा कोई, आपके साथ को किसी को क्यों भेजा जाएगा। अब थोड़ी ऑपरेशन हो रहा है जो आपके साथ में भेजा जाता है, तो ऑपरेशन में साथ में है। मेरा तो बड्डी खुद ही भाग गया था अकेला छोड़कर मुझे, तो वो भी मुझे तो उसका भी साथ नहीं मिला। बाद में भी एक बार मिला तो उसने कभी आंख नहीं मिलाई, वो अलग बात है। बट यहाँ पर सबकी अपनी अपनी यात्रा है। तो जितने भी मैंने उसके बाद में जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे, जो जहाँ पे जूनियर मार्कोज आते थे, मैं उनको ट्रेन करता था, बताता था कि अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने साथ में रखना। ये अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने बड्डी को कभी मत दे देना, ये याद रखना। और मेरे से जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली उनमें से 3-4 तो गैलेंट्री अवार्ड जीत चुके हैं। क्या बात। इसी बात को लेकर अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने पास रखें, किसी और को ना दें, किसी और के ऊपर तिनके भर भी भरोसा ना करें कि ये मेरा सिक्योरिटी के लिए करेगा, मेरी सेफ्टी ये करेगा। सॉरी, कोई नहीं करेगा। आपको ऑल अराउंड अपनी सेफ्टी खुद करनी है। गोली आएगी आपके ऊपर आएगी, आपके बड्डी के ऊपर नहीं आएगी। तो आपको अपनी देखनी है पहले कि मुझे कैसे बचना है। तब आप जब आप अपनी रक्षा कर पाओगे तो बाकी की रक्षा भी कर पाओगे और देश की रक्षा भी कर पाओगे। जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकते, तो देश की रक्षा और देश की सुरक्षा और अब समाज की सुरक्षा और हमारे सिटीजन्स की सुरक्षा कहाँ से करोगे। सही बात है। तो कभी भी जोश में नहीं आना है, हमेशा होश में रहना है कि पीछे जो चल रहा है ना कभी भी छोड़ के भाग सकता है। इसीलिए कहते हैं सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प, एग्जैक्टली। अच्छा, हमें बताइए कि हम लोग कमांडोज सुनते हैं, तरह तरह के कमांडोज होते हैं,
मार्कोस क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे मार्कोस बना जाता है और वो बाकी सारे सैनिकों से कैसे अलग हैं? तो मार्कोस का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मार्कोस में क्या है, आपका 3 डायमेंशनल है पूरा का पूरा काम। पहले आपको अंडर वाटर ट्रेनिंग है, फिर आपकी जंगल वॉरफेयर्स हैं, फिर एयर की ट्रेनिंग्स है, और बिल्डिंग इंटरवेंशंस हैं, अर्बन वॉरफेयर्स हैं, सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। इसके बाद में आपका एयर का है पूरा। तो मार्कोस तीनों में ट्रेंड है और अच्छी तरह से ट्रेंड है। तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी उसी तरह से है, वॉलंटियर बेस्ड है सारे के सारे। हर किसी को मौका दिया जाता है कि आप अपना बेस्ट देकर आप मार्कोस बन सकते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग अपना कोशिश करते बनते हैं। रेशो बहुत कम होता है बनने का, क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस मेंटल टफनेस बहुत एक अलग लेवल का चाहिए, एंड फिजिकल टफनेस भी चाहिए। तो एंड साइकोलॉजिकल हम बात करें, इमोशनल बात करें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा ही उस लेवल को क्रॉस करके एक मार्कोस बन पाता है। और मार्कोस की जो ऑथ सेरेमनी है वो यूनिक है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड। जो मार्कोस बनता है वो अपने अंगूठे को काट कर, खून बहाकर शपथ लेता है कि मैं देश की सेवा करूंगा। नभ, थल और जल तीनों जगह पर हम सेवा करते हैं, और मार्कोस ही अकेली ऐसी फोर्स है जो 3 डायमेंशनल सेवा करती है। इसके अलावा हम लोग मार्कोस जो है सबसे ज़्यादा, हमारे जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मार्कोस की है। कहीं पे भी एनडीआरएफ से कुछ नहीं हो रहा है तो उसके बाद में सिर्फ मार्कोस ही हैं जो वहाँ से डेड बॉडीज़ को निकालने का काम करते हैं, क्योंकि अंडर वाटर उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं है। और कैसी ट्रेनिंग रहती है आपकी, अगर आप याद करें वो दिन क्या क्या किया है आपने ट्रेनिंग में, क्या क्या अतरंगी चीजें आपको देखने के लिए मिली कि आपको लगा अच्छा ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। जैसे आप सी में आप नेविगेशंस कर रहे हो और आप भटक जाते हो, तो बस आप भटक गए, फिर लैंड की तरह टारगेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा चार्ट है, चार्ट के ऊपर आप चलते हो। अब लैंड पे तो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, कहाँ पे क्या है कैसा है, वहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप घूम के अगर आपसे एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो बस आप वहीं पे घूमते रह जाओगे। आपको लाइट हाउस का ध्यान रखना पड़ता है, लाइट हाउस की जो लाइट है उसका ध्यान रखना पड़ता है, कितनी बार घूम रही है, कैसे घूम रही है। तो हर एक चीज़ का पिन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपकी बोट भी रबराइज्ड होती है। अगर वो रॉक्स में फंस गई है तो वो पूरी फट सकती है, और उसमें सिर्फ हवा भरी रहती है। तो अगर वो निकल गई तो फिर आपको मुंह से हवा भरनी पड़ेगी उसके अंदर। आपके पास में पंप नहीं है, कुछ नहीं है, एक लेस इक्विपमेंट के साथ में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। फिर आपको बीच खोद कर उस पूरी बोट को फोल्ड करके उस बीच के अंदर घुसेड़ना पड़ता है, उसको कैशे करना पड़ता है। फिर आगे के मूवमेंट्स के लिए आप जाते हो, जंगलों में आप 4-4, 5-5 दिन पड़े रहते हो बिना किसी राशन पानी के। ये तो सुन के ही लगता है कि बहुत अजीब है, ऐसा सर्वाइवल कैसे हो सकता है? तो ऐसा ही करते हैं हम लोग अपनी भी ड्रेस उतार के उसको भी दबा देते हैं कहीं पर, और लोकल्स की ड्रेस को चुरा के, या फिर कहीं पे कुछ फटा हुआ कपड़ा मिल जाता है, कुछ कैसा कुछ मिल जाता है, उसी को पहन लेते हैं हम लोग। शूज़ भी निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि उससे आपके प्रिंट्स आते हैं, तो वो भी निकाल कर फेंक देते हैं। तो ऐसे अगर हम निकल भी रहे हैं कहीं पर, लोकल एरिया में जा रहे हैं, तो लोग हमको पहचान नहीं पाते इतनी आसानी से, क्योंकि उन्हीं की तरह दिख रहे हैं, उन्हीं की तरह हैं सारी चीज़ें। अपनी ड्रेस को भी हम लोग पूरा कैशे कर देते हैं, सारी चीज़ें साइड में कर देते हैं, और वहाँ पे लोकल में भी जाना है तो इस तरह से मूवमेंट कर लेते हैं। कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए ये सारी ट्रेनिंग? आप तो मतलब अगर मैं टाइम में पीछे जाऊं तो फिर एक ऐसी लड़का होगा जो बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत मोटिवेटेड था कि देश के लिए कुछ करूंगा, और बहुत ज़बरदस्त मन में ख्याल है कि बस किसी दिन वॉर होगा तो वहाँ जाऊंगा, या किसी दिन देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो वो करूंगा। तो वहाँ से वो जो मोटिवेशन आपके अंदर रहा, और उसके बाद जब आपने धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स स्टार्ट की तो वो मोटिवेशन बढ़ता गया कि ये समझ में आया कि हे भगवान, कहाँ मैंने अपने आप को लाके पटक दिया है? नहीं, मोटिवेशन आज भी है देश के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है। मैं 3 साल एनसीसी में रहा, एनसीसी सर्टिफिकेट मैंने किया आर्मी विंग से, और पूरा जो हमारा गांव है वहाँ का जो कल्चर है वो यही है कि हर घर से फौजी है, और मुझे इनिशियल से ही फौजी बनना था। मैंने PCM ली, 12th किया, उसके बाद मैं फिर अपनी तैयारी में लग गया। तो पहले से ही मोटिवेशन था कि मुझे कुछ करना है देश के लिए और सेवाएं देनी है अपनी, तो मैंने सेवाएं दी। कोई रिग्रेट नहीं है आज भी, और आज भी मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सैनिकों के लिए आज भी कर रहा हूँ। और कोशिश पूरी लाइफ टाइम यही रहेगी कि जो मैं शपथ ली थी मार्कोस बनते वक्त कि जल थल नभ में भारत माँ की सेवा करूँगा, तो मैं उस शपथ को अपने आखिरी
क्षण तक मैं निभाऊंगा और क्या करता बात है। रहूंगा सेवा। मुझे अच्छा लगता है देश के लिए काम करना, मुझे अच्छा लगता है समाज के लिए काम करना, और मैं करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, मोटिवेटेड हूँ देश के लिए, और मुझे देश के लिए काम करना है। तो मैंने किया पूरा अपना जो प्रण था उस समय पे भी निभाया, उसके बाद भी निभाया, और आज भी निभा रहा हूँ। बिल्कुल। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, आपने देखी? नहीं, मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता हूँ। अच्छा। उस मूवी में 26/11 का अटैक दिखाया गया और उसके बाद लोगों को वो पूरा समय एक बार फिर से याद आया, लोग फिर उस चीज़ के लिए इमोशनल हो गए। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी चीज़ हम जब मूवी में देखते हैं तो हमें उसका एक सिनेमैटिक वर्जन देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही कंट्रोल्ड वर्जन होता है। आपने वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो हमें एकदम आसान तरीके से और एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से बताइए कि 26/11 में क्या क्या हुआ था आपकी नज़रों के सामने। मूवीज जो बनती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं बॉलीवुड के अंदर। जब आप असलियत जानना चाहते हो तो असलियत बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए जब मैं एक दो मूवीज देखी 26/11 के ऊपर, या फिर वॉर जोन की मूवीज इंडिया वाली देखी, तो मुझे वो लगा कि यार ये क्या बचपना है यार, क्या दिखा रहे हो, रियलिटी कुछ और होती है, कुछ और दिखा रहे हो। तो मैं उससे कोरिलेट कर ही नहीं पाता, मैं उस अपने आप को बिल्कुल अलग खड़ा हुआ महसूस करता हूँ, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी हो। मैं रियलिटी जानता हूँ, मैंने वहाँ पे काम किया, तो मैं जानता हूँ ये ऐसे नहीं है, आप कैसे दिखा सकते हो ऐसे, लेकिन ऐसे ही दिखाया जाता। तो फिर मेरा तो बॉलीवुड वालों की तरफ से ना, मेरा बॉलीवुड वॉर मूवीज से मेरा पूरा मन ही उचट गया कि मन नहीं करता उन चीज़ों को देख रहे। क्यों? आपने सही से बनाया नहीं, आपको बनानी आती ही नहीं डिफेंस की मूवी। डिफेंस के ऊपर मूवीज देखनी है तो आप हॉलीवुड जाइए, एक एक पिन पॉइंट पे किस किस तरह से काम होता है, कैसे 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 मूवमेंट्स होती हैं, ट्रुप्स की मूवमेंट्स कैसे है, कम्युनिकेशंस कैसे हो रहा है, गोलियां कैसे चल रही हैं, कंट्रोल कैसे है, हर चीज को बहुत बारीक तरीके से उन्होंने दिखाया होता है। यहाँ पर वो चीजें नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और बॉलीवुड मूवीज बनाता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, हॉलीवुड मूवीज बनाता है अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को तैयार करने के लिए, और बताता है कि हम सुपर पावर हैं। हम ये नरेशन बॉलीवुड में नहीं है, ये हम कभी डाल ही नहीं पाए कि हम भी कुछ हैं वर्ल्ड में, हम भी कुछ जगह रखते हैं। बॉलीवुड वाले हमारी मूवीज को देख के हंसते हैं, दे आर द गुड एंटरटेनर, बस। अब जब एंटरटेनर हो तो फिर आप उसके अंदर ना रियलिटी मिलेगी ना आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि कहानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि सोसाइटी उसको कैसे एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट के अलावा कैसे वो यहां तक सिनेमा हॉल तक आए और पैसे हमें दें। उनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता है, ना सच्चाई से कोई लेना देना होता है। सच्चाई अलग खड़ी रहती है और बॉलीवुड मूवी अलग खड़ी हुई रहती है। तो रियलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और रियलिटी अगर आप दिखाना चाहते हो तो वहां पर वो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का टेस्ट अब इंडिया में चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा अलग है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए बॉलीवुड के द्वारा, इसके अलावा वो रियलिटी भी दिखाएंगे। तो जैसे मैं एक होटल मुंबई आई थी, पूरा का पूरा मैं देखा, अरे ऐसा तो होता ही नहीं है जैसा आप दिखा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से जिस तरह से आप दिखाते हो। तो लेकिन दिखाया उन्होंने, लोगों ने एंजॉय किया, 1000 करोड़ 2000 करोड़ उसने कमाए और चल दिए। तो कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए कि नहीं नहीं ये मूवी में ऐसा दिखाता है। अरे तुम मूवी में देख रहे हो, रियलिटी अलग है, रियलिटी अलग है। रियलिटी में जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स अलग होती हैं, कहानी एंटरटेनर की है, वो दिखाए कुछ भी दिखाए, वो अलग है। उसको ऑडियंस लानी है, उसको ऑडियंस लानी है, उसको पैसा कमाना है, उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कैरेक्टर जो था उससे कोई लेना देना नहीं है। तो असल में क्या हुआ था 26/11 जब आप ताज होटल पहुंचे? मुझे उस वहां से बताइए कि आपके पास जब ये नोटिफिकेशन आया होगा कि भाई ऐसा हो गया है और तुम लोगों को तुरंत जाना है, रवाना होना है, कहाँ से ये बात शुरू हुई? मैं तो ड्यूटी पर था रात को 12 बजे। कहाँ पर थे आप डिप्लॉयड? मैं मुंबई, अभिमन्यु का यूनिट है मार्कोस की, मैं उसमें था। और उस दिन मैं अपना रिजर्वेशन करवा कर आया था, मुझे 2 दिन बाद छुट्टी जाना था। मैं 2 दिन पहले ही गुजरात से आया था, DGX एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन था, तो उसको करके मैं जखऊ में था, नलिया में था, वहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज करके वापस आए थे। और 2 दिन बाद छुट्टी जाना था, तो उस शाम को मैं
वहीं पे था, लियोपोल्ड कैफ़े के पास में ही था। वहाँ से मैं 8 बजे आया हूँ निकल के, और 9 बजे वापस मुंबई अपनी यूनिट में पहुँचा हूँ। तो फिर खाना खाया, नीचे क्रिकेट का मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो मैं जाके छत पे सो गया। मुझे 12 बजे ड्यूटी जाना था मैन गार्ड रूम में। तो मैं जब ड्यूटी का टाइम हुआ, मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ जाके टीवी पर देखा, और जो वहाँ पे जो ऑफिसर ऑफ द डे थे उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे साथ कश्मीर में थे। तो उन्होंने कहा कि यार मुंबई पर अटैक हो गया है और मुंबई पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो शहीद हो गए। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। जिन आतंकवादियों को हम जंगलों में कश्मीर में ढूंढ रहे थे, झील में ढूंढ रहे थे, वो आज मुंबई में है। और हमारे पास इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। वी हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू किल देम एंड सेव आवर मुंबई। बस वहीं से था। तो उसके बाद कुछ लोगों को कॉल किया, जो भी थे फैमिली मेम्बर्स थे, उनको बुलाया, और फिर उन्होंने कहा कि आर्मरी चले जाओ, अपना वेपन वगैरह ड्रॉ करो। आर्मरी पहुंचे तो पता चला कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो होनी चाहिए वो नहीं है, जो वेपन हमें मिलना चाहिए वो वेपन नहीं है। क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन सेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन सेट नहीं है। हेलमेट हमें चाहिए, वो हेलमेट नहीं है। और ये मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर, मतलब हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी बड़ी सिटी होगी वहाँ उतने अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे। ये हाल था उस समय पर। फिर आप लोग आगे कैसे बढ़े बिना बुलेट प्रूफ जैकेट्स के? थी, लेकिन वो किसी यूज़ की नहीं थी। 9mm की बुलेट रोक सकती थी वो, बस उसको पहना। हेलमेट था ही नहीं किसी काम का, नहीं तो पहना नहीं। ग्रेनेड लेने गए तो ग्रेनेड भी प्रॉपर पूरे नहीं थे। एक स्टन ग्रेनेड मिला, एक लाइव ग्रेनेड मिला, 2 ग्रेनेड मिले। बुलेट्स थी तो मुझे एक ही मिली। मेरे बड्डी के पास में MP5 थी। जबकि ऐसे क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए आपको MP5 चाहिए, छोटा वेपन चाहिए जो आप आराम से उसको मूवमेंट कर सको, और उसकी बुलेट जो है रिकॉचिट ना हो। AK ऐसी जगह के लिए सही नहीं होती, क्योंकि बुलेट रिकॉचिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं AK के। लेकिन क्या कर सकते हैं, विदेश को बचाना है, लोगों को बचाना है तो आपको जाना है, ताज को बचाना है तो आपको जाना है। तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि आप सब इक्विप्ड हो और ऐसे बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहे हो जहां आपको यही नहीं पता है कि एनिमी कहां पर छुपा हुआ है और क्या करेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप तैयार हो उन सब चीज़ों के लिए, ट्रेनिंग में तैयार हो, फिर आप प्रैक्टिकल आप जा रहे हो करने के लिए। प्रैक्टिकल में तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पर। गोली कहाँ से आएगी, कैसे आएगी नहीं पता, किधर घुस जाएगी नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे लिए देश पहले, आज भी मेरे लिए देश पहले, और तब भी मेरे लिए देश पहले था। मेरे जो सिटीजन्स हैं आज भी मेरे लिए पहले हैं, उस दिन भी पहले थे। तो हम उसी तरह से गए अपने मोड को लेके, नहीं यार चलो छोड़ो, शायद ये जीवन इसीलिए है, एक दिन काम आएंगे देश के लिए, तो काम आज देश के लिए काम करेंगे। ताज में पहुँचे, अपनी अपनी लोकेशन पर में पहुँचे। फिर उसके बाद एक जो पत्रकार थे, उनके पास एक MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका कॉल आया, जबकि वो कॉल लाइव चल रही थी, टेलीविज़न लाइव चल रहा। तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर चैम्बर हॉल में फंसे हुए हैं और इस तरह से हैं, शादी के गेस्ट हैं। तो करीब 185 लोग थे वहाँ पर। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जर्मन सीनेटर्स भी थे, अमेरिकन्स थे, काफ़ी लोग थे उसमें। तो उनको निकालने के लिए, इसके अलावा जो ताज के MD थे रेमंड बेक्सन, चैम्बर हॉल के बराबर में ही उनका ऑफिस था, वो भी वहाँ पे स्टक थे, उनको भी निकालना था। उन सब लोगों को निकालने के लिए फिर एक टीम बनी। उस टीम को मैं लीड कर रहा था सबसे आगे। तो मैं आगे चला तो फिर मेरे सामने एक ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर था वो चलने लगा। तो मैंने कहा कि आप पीछे आओ, गोली आएगी तो सबसे पहले मैं खाऊंगा और चलाऊंगा भी मैं आपकी लाइफ को दाव पर नहीं लगा सकता, आप पीछे आओ। उसके बाद हम फिर लैडर से होते हुए चैम्बर हॉल तक पहुंचे वहाँ पर। तो जो ये लाइव चल रहा था, तो वहाँ पे जो हैंडलर्स थे उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे कुछ 100-150 लोग एक जगह पे फंसे हुए, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। तो वो ओल्ड हेरिटेज विंग को छोड़कर न्यू टावर में घुस गए थे। फिर किचन के रास्ते से वहाँ पर पहुंचे और उनका लक्ष्य था उनको हॉस्टेज बनाना। हमारी टीम का पहुंचना हुआ तो
इसमें क्या हुआ कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस है बस। सीसीटीवी फुटेज में देखोगे आप तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस है। वो हमसे पहले आए तो हमारी नीचे से आहट हो रही होगी तो उन्होंने सुन लिया, तो वो फिर वो जो बराबर वाला एडजॉइंग हॉल था उसके अंदर जाके छिप गए। हम फिर वहां पर पहुंचे, एलवे है पूरा, तो हमने देखा कि एक कांच का दरवाजा है, आधा कांच का आधा लकड़ी का, तो उधर से कुछ लोग आ रहे हैं चल के, अफ्रीकन्स हैं। तो मैंने फिर डोर नॉक की, आई कार्ड दिखाया, उनको बोला कि, उन्होंने कोशिश की दरवाजा खोलने की, दरवाजा खोल नहीं पाए। तो मेरे जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि एक और, ये पीछे एक और दरवाजा है, इसको और देखते हैं, ये तो सेफ है, इसमें से कुछ लोग होंगे तो इसमें से निकालते हैं। तो फिर मैं उस पे आया और मैं एंट्री करने लगा, तो उन्होंने कहा कि रुको, हम 4 लोग हैं और 4 लोगों को लेकर आता हूँ, इसमें ये नहीं पता कि हॉल कितना बड़ा है। तो फिर नीचे गए, 4 और मार्कोस को लेकर आए, फिर उन्होंने मेरे कंधे पर टैप किया कि एंट्री करो। तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं रूम में एंट्री करने का, तो मैंने उसको निभाया और आगे मैं चला। 10 से 12 कदम में आगे चला तो मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं समझ गया कि 2 कंफर्म यहाँ पे हैं, जबकि 4 टेररिस्ट वहीं पे उसी रूम के अंदर थे। तो मैंने अपनी पोजीशन सीज कर दी, वहीं पे मैं बैठ गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात थी, तो मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, तो उधर से फायर हो गया, समझ लिया। तो मेरे ट्रिगर पे उंगली थी तो मैंने भी प्रेस कर दी। 3-4 राउंड फायर हुए होंगे मेरे, इतना याद है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब गरम गरम खून गर्दन से निकला और जो एक जलन थी वो शुरू हुई, तब मैं कॉन्शियस वापस आई, मेरी कॉन्शियस वापस आई। तो जो जलन थी वो बहुत ज़्यादा जलन थी। भगवान को थैंक यू बोला कि बच के, हेडशॉट है। तो जो, लेकिन पेन जो ज़्यादा था, अब उसमें आप चिल्ला भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आई जस्ट प्रेफर कि नहीं यार, चिल्लाना नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। तो मैंने क्या, कारपेट में पूरा अपनी उंगलियों को धंसाया और पेन को पास करना शुरू किया और ढूंढा कि बड्डी किधर है। तो पता चला कि बड्डी तो रूम छोड़कर जा चुके हैं और उस रूम में मैं अकेला हूँ और 4 टेररिस्ट हैं। अपने आप को सैचुरेट किया, पेन को झेला, फिर देखा कि कवर किधर है यहाँ पर, क्योंकि पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रोशनी से अंधेरे में आए थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपने वेपन को थाई पे लिया और खिसक के दीवार और सोफे के बराबर में थोड़ा सा स्पेस था, वहाँ पर मैंने अपने आप को कवर दी और वहाँ पर फिर मैंने देखा कि इंजरी कितनी है ये। तो पूरा का पूरा मांस का लोथड़ा यहाँ पर लटका हुआ था, खून जा रहा था, लेकिन भगवान को थैंक यू बोला कि अभी लड़ाई बाकी है और लड़ेंगे अभी। तो फिर मैंने फायर ओपन कर दिया अपनी तरफ से। तो मैं सिंगल शॉट में ले रहा था, तो उधर से पूरा का पूरा बस में वो लोग फायरिंग कर रहे थे। काफ़ी देर तक हमारा चलता रहा इसी तरह से। तो फिर मुझे विचार आया कि यार ये तो ऐसे मार नहीं सकते इनको, तो अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपना लाइव ग्रेनेड निकाला कि मेरा यहाँ से बचना तो मुश्किल है, बाहर से टीम आएगी नहीं बचाने के लिए, और यहाँ से मैं जिंदा जा नहीं सकता ऐसे। तो बेहतर है कि मैं मरूंगा तो इनको साथ में लेके चलूं। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया अपना निकाल के। तो काउंटिंग की मैंने कि अब फटेगा फटेगा फटेगा, वो ग्रेनेड नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो ताज का ऑपरेशन तभी के तभी खत्म हो जाता, चारों वो मर जाते, शायद मैं भी नहीं बचता। लेकिन भगवान को वो मंजूर नहीं था। तो मुझे गुस्सा भी आया, बैठा हूँ मैं और वेट कर रहा हूँ। फिर याद आया कि यार इंडियन ग्रेनेड है, फटेगा नहीं है। फिर मैं दोबारा फायर ओपन किया। तब तक मेरी जो टीम थी बाहर, उन्होंने विचार किया कि तेवतिया तो शहीद हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, अंदर टीयर गैस का सेल डाल दिया, और टीयर गैस का जो सेल था वो मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। तो उससे सफोकेशन होनी शुरू हो गई। फायरिंग चल रही है हमारी, उससे सफोकेशन शुरू हुई। तो जैसे ही मुझे सफोकेशन शुरू हुआ तो मुझे खांसी आई, आंखों से पानी जाने लगा। खांसी आई तो उन्होंने फिर बर्स्ट में फायरिंग की। अब क्या विचार किया जा सकता, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन ये है कि अब आप कैसे शहीद होगे, कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। या तो बैठे बैठे अभी आप बैठे रहो, ऑक्सीजन कट ऑफ होती रहेगी, आप ऐसे ही ख़त्म हो जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे। या फिर एक वीर की भांति, एक सैनिक की भांति आप लड़ो, जो होगा देखा जाएगा, मरना तय है।
तो फिर मैंने वहाँ पे खड़े होकर मैंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की, खड़ा हुआ, फायरिंग शुरू की और उस एरिया को मैंने स्विप किया। तो उसमें एक टेररिस्ट मारा गया था उसमें। तो जब मैं खड़ा होकर फायरिंग कर रहा हूँ तो उधर से मेरे ऊपर बस्ट में फायरिंग हुई, 4 गोलियां और मुझे लगी, जिनमें से एक जो थी वो चेस्ट के आर पार हो गई। बॉडी तब तक मैं टर्न करके दरवाजे की तरफ कर चुका था कि शायद मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था। मेरे पास में 150 AK-47 के राउंड थे, मेरे पास गन थी और वो गन टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं मेरे मरने के बाद। मैं नहीं चाहता था कि ये गन, ये आमोनेशन टेररिस्ट के हाथ लगे, इसीलिए मैं दरवाजे की तरफ मूवमेंट मैंने की अपनी। तो ईश्वर कृपा थी, शायद क्या मैं कहूँगा कन्फर्म ईश्वरी की ही कृपा थी। दरवाजे तक मैं पहुँचा, वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला टीम का, उन्होंने आगे पकड़ा मुझे। और उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जो दरवाजे से मेरी बॉडी को लेकर आ रहे हैं पकड़ के, तो जो कैमरे के जो फ्लैश थे मेरी आंखों पे लगे, तो मुझे दोबारा कॉन्शियसनेस आई और मैंने अपना हाथ, जिस हाथ में मेरे वेपन था, उसको उठाने की कोशिश की कि हाथ में वेपन है मेरे, तो हाथ ही नहीं उठा पाया मैं। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। आँख खोलकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आँख नहीं खोल पा रहा हूँ। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया। एक मेरे कलीग थे कमांडो, वो मुझे बार बार कह रहे कि तेवतिया ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेते रहो, डीप ब्रीथ लेते रहो। उनको सिर्फ एक ही चोट दिखाई दे रही थी, ये वाला पूरा हेड शॉट है। अंदर का किसी को कुछ नहीं पता था, जैकेट वगैरह पहनी थी तो अंदर का किसी को कुछ नहीं पता था। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या बीत रही है। सांस नहीं आ रहा है मुझे, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ले भी रहा हूँ तो पास हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं मतलब एक घुटन, ऐसा कि अब मरने वाला ऐसा था। अश्वनी हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर डिस्पेंसरी में मुझे लेटाया और तो जो मेडिकल असिस्टेंट था वो मुझे बार बार पूछ रहा है नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। मुझे सुनाई आ रहा है, सब फील हो रहा है, सब है। मेरे जूते उतार रहे हैं, मेरे ड्रेस को फाड़ रहे हैं, सब महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ। और तब एक आखिरी शब्द थे मेरे वहाँ पर कि अब शायद मैं जी नहीं पाऊँगा, अब तो ख़त्म हो चुका है सब। तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम तेवतिया है और मैं मर रहा हूँ। सो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मुझे बताया कि ये पूरा ड्रेस जब फाड़ा तो यहाँ से पूरा फाउंटेन, छाती से पूरा फाउंटेन चला और पूरे डिस्पेंसरी में ब्लड ही ब्लड हो गया था। और जिसने मुझे ऑपरेट किया, उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि शायद 30-35 सेकंड शायद और डिले हो जाते तो तुम बचते ही नहीं, एक्सीड ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। लेकिन मैं कहूँगा कि जिसको मार सके ना कोई वाली बात है कि जाको राखे सही जाको राखे सही है, मार सके ना कोई। तो कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा थी शायद, तो मैं बचा, नहीं तो चांसेस नहीं थे बचने के। ये बिल्कुल मिराक्युलस है, क्योंकि अगर आप अकेले एक कमरे में 4 टेररिस्ट सामने से गोलियां चला रहे हैं, चांसेस नहीं है बचने के। पूरा तो बॉडी चला गया, लंग्स तो चला गया ना, मेरा पूरा लंग्स चला गया, 4 रिब्स टूटे। कहाँ गोलियां लगी थी आपको? ये पूरा कान पूरा उखड़ गया था मेरा, उस हियरिंग चली गई इसकी, कान चला गया। और एक गोली रिकॉजिट होकर हार्ट पर आई थी, वो अंदर नहीं बैठ पाई, ज़्यादा जैकेट के अंदर रुक गई थी। एक कॉलर के पास से निकली, एक मैगजीन के अंदर घुस गई थी, दोनों मैगजीन को पूरा फाड़ दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट जो थी उसके अंदर पूरा होल कर दिया एक एक की गोली ने। वो 1 mm बची थी अंदर पेट में घुसने से, और एक कॉर्नर पे हिट हुई थी तो जैकेट की कॉर्नर को साथ में लेके पूरा चेस्ट के आर पार निकल गई थी। तो बचने के चांसेस थे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लंग्स चला गया। लंग्स अगर आपका चला गया तो बचा क्या फिर आपके पास में। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि 3-4 दिन का मेहमान है, क्योंकि इन्फेक्शन कभी भी फैल सकता है, ये बचेगा नहीं। तो पूरी यूनिट में तो सारी तैयारियां चल रही थी, रीथ लेइंग की सारी चीज़ें। तो अनफॉर्चुनेटली हम कहें कि ईश्वर को शायद मेरा ज़िंदा रहना ज़्यादा पसंद था तो बच गए। तो जब आप जाते हो, लोगों को फेस करते हो, देखते हो, तब आपको पता चलता है कि लोगों का जो सोच थी वो क्या थी, कैसे कैसे ये सोच रहे थे। फिर वो बताते हैं अपना सारा नाम, यार ऐसे इतना बड़ा ऑपरेशन था, एनएसजी को पूरा क्रेडिट चला गया क्योंकि एक उनका मेजर शहीद हो गया।
मुंबई पुलिस को क्रेडिट चला गया क्योंकि उनके एक आईपीएस अधिकारी चले गए। मार्कोस को क्रेडिट इसलिए नहीं मिला कि कोई मरा नहीं। तो यू लाइक कहते हैं ना, यू आर द मेन कल्प्रिट। तो उसी के बाद में सारी चीज़ें बदली हैं लाइफ में, क्योंकि सोच यही है वहाँ पर सब। आप देख लो कि कोई जिंदा व्यक्ति ने कुछ बेहतर काम किया हो, कितना सुनते हो उसका, लेकिन कोई शहीद हो गया तो सेम टाइम उसका नाम आ जाता है, सेम टाइम उसका फोटो में उसका फोटो में छाप देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो मैंने देखा है कि एक टेररिस्ट को हीरो बनते हुए देखा मैंने इस देश के अंदर। कभी आप देख लो, किसी भी पेपर को, पुराने पेपर को उठाकर देख लीजिए, अभी आगने वाले समय में भी देख लीजिएगा, कसाब का फोटो आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा किसी भी पेपर के अंदर, और जितने भी शहीद हैं उनके फोटो हमेशा पासपोर्ट साइज में दिखाई देंगे इस देश के अंदर। जबकि जिस व्यक्ति ने काम ज्यादा किया है, जिस व्यक्ति ने लोगों को ज्यादा बचाया है, जिस व्यक्ति ने अपना देश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, उसको स्पेस देना चाहिए मीडिया में, या फिर टेररिस्ट को स्पेस देना चाहिए? आज भी प्रिंट मीडिया हो या आपकी ये सारे जितने भी चैनल मीडिया हो, सब जगह पर आप देखोगे कसाब 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 बिकता है। एक रिक्शे वाले को भी पता है कि कसाब कौन था। और यहाँ पे टॉप आईपीएस के पास चले जाए, उनसे पूछिए कि प्रवीण तेवतिया कौन है, उसको ये नहीं पता कि प्रवीण तेवतिया कौन है। उससे 26/11 के बारे में पूछ लो, उसको कुछ नहीं पता। टॉप आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, जो क्रीम है, उनको नहीं पता कि प्रवीण तेवतिया कौन है। टॉप डिफेंस पर्सनल के पास चले जाए कि प्रवीण तेवतिया कौन है, नहीं, कसाब के बारे में सबको पता है। तो ये हम दे रहे हैं देश को कि एक टेररिस्ट फेमस है, टेररिस्ट हीरो है, और जो देश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, सब कुछ कुर्बान कर रहा है, उसको उसके डिपार्टमेंट वाले ही नहीं जानते, उसको देश के नेता नहीं जानते। देश के नेता किसी से भी जाके पूछ लो, कसाब का नाम ठक से बता देंगे। अच्छा, हाँ हाँ, उनसे पूछो तेवतिया ये कौन है। हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट वाले को नहीं पता कि प्रवीण तेवतिया बुलंदशहर के हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, यही रियलिटी है। तो वही मैंने बोला कि मरने के बाद थोड़ा ज्यादा रुतबा बढ़ता है। वो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की भीड़ आती है, स्लोगन चलाती है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने फलाने तेरा नाम रहेगा। अगले दिन कोई ध्यान नहीं देता कि सूरज चंदा कहां चले गए, और उस परिवार के बीच में फिर कलह शुरू हो जाती है, उनके कोर्ट केसेस शुरू हो जाते हैं आपस में, फिर कोई नहीं आता है। ये मैंने देखा है, अपनी यूनिट के लोगों के साथ में देखा है मैंने। तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने शायद मुझे जीवन इसलिए दिया कि देखो रियलिटी ये है, ये समाज है, और ये समाज इसी तरह से चलता है। पहले भी ऐसे ही चलता था, अभी भी ऐसे ही चलता है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस के साथ मैं आगे बढ़ा हूं। मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, मैंने अपने ऊपर काम किया, खूब काम किया, जितना मैं कर सकता हूं उतना काम किया मैंने। अभी भी और काम करने पे लगा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यार जैसे हो वैसे रहो, मुझे पता है ह्यूमन साइकी क्या है। पिछले 16-17 साल से मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूं। आज आप देखिए 18 साल हो गए हैं, मुंबई में हर साल बड़ा प्रोग्राम मनाया जाता है। आज तक ऑफिशियली एक बार भी मुझे नहीं बुलाया गया है, और मुझे गारंटी दे रहा हूं मैं, आने वाले समय में भी बुलाया नहीं जाएगा, गारंटी से। मैं लिख के दे सकता हूं आपको हर चीज, मैं पता है मुझे। जिस मुंबई के लिए काम किया, जिनके लिए काम किया, उसी मुंबई पुलिस ने धक्के मारे थे मुझे उसी जगह पर। अब कैसे एक्सेप्ट करोगे तुम उस बंदे को? वो तो बोलेगा ना कि तुमने मेरे साथ ये किया है इसी मुंबई में, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्बाद किया, अपना जीवन दांव पे लगा रहे हो, तुमने मुझे धक्के मारे। कैसे फेस करेंगे वो? तो सच को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। सच बहुत कड़वा है, वो शुगर कोटिंग नहीं है। मेरे पास शुगर कोटिंग नहीं है। मैं क्यों डिप्लोमेटिक बात करूं? और मैं डिप्लोमेटिक बात करके क्या ही पालूंगा? मुझे मिला क्या है और आगे भी क्या मिल जाएगा? मुझे कोई पद की इच्छा नहीं, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है किसी चीज की, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई विश नहीं है ऐसी कि मुझे ये तोप बनना है, ये कुछ नहीं है। मुझे इतना कमाना है, कुछ नहीं है।
शांति से ज़िंदगी चल रही है, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम करते रहेंगे, बाकी ईश्वर है, वो जहाँ लेकर जाए, जैसे लेकर जाए वो जिम्मेदारी निभाएंगे, और आज भी निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, भागते नहीं हैं। प्रवीण जी, आप जिस जगह पर आ चुके हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, कि अब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें 17-18 साल लगे। उस 17-18 साल में कई बार रोए होंगे, कई बार किसी से मन नहीं हुआ होगा बात करने का, कई बार चीज़ें उठाकर फेंकी होंगी कि यार मेरे साथ क्यों, मतलब मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ बिस्तर पर, हाथ नहीं चल पा रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, कान कैसा था कैसा हो गया है, पूरी बॉडी बर्बाद हो गई है, और उसके बाद मैं गालियाँ भी सुन रहा हूँ, धक्के भी खा रहा हूँ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी खोया है विचारों को लेकर, जिनके साथ मैं पढ़ा, जिनके साथ मैं खेला, जिनके साथ मैंने सर्विसेज की हैं, सब कुछ किया। विचारों का जो विरोधाभास है ना, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, हर किसी के बस का नहीं है। और जो विचार बने हैं पूरे साइकोलॉजिकल चीज़ों को, इमोशनल चीज़ों को लेकर, आई एम वेल कंट्रोल्ड नाउ। मैं नहीं बहता हूँ, मुझे कोई गाली देता मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई माला पहनाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक जैसा महसूस करता हूँ, ठीक है, यही है। लेकिन मुझे इस दोनों में नहीं पड़ना, मुझे आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत रोया हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बहुत रोया हूँ, छत पे बैठ के बहुत रोता था, बहुत रोता था। लेकिन मैंने अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को तैयार किया है। इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को तैयार करना, बहुत लंबा टाइम लगा है, चीज़ों पे काम किया है, लोगों को समझा है, सेंटेंसेस को समझे हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखा है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि नेताजी क्या कहने वाले हैं, मुझे पता है सामने वाला अधिकारी नेक्स्ट सेंटेंस में इसके क्या निकलने वाला है, मुझे पता है ये क्या आश्वासन देने वाला है, मुझे पता है ये कौन सी गुगली फेंकने वाला है, ये भी पता है मुझे। जब आप सब चीज़ें जानते हो, सब, क्योंकि आप उन्हीं के बीच में रहकर, उन्हीं के बीच में रहकर सीखे हो सारी चीज़ें। आपको पता है लच्छे वाली बात कैसी होगी, मिठाई शुगर कोटिंग कैसे लेकर आएगा, मेरा दोस्त कैसे बिहेव करेगा। तो आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को लेकर जब आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। लाइक आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, IIM हैं, IITs हैं, बहुत बुलाते हैं मुझे कि आइए यहाँ पे लेक्चर दीजिए। तो मैं कहता हूँ भाई चार्जेस लगते हैं, फ्री नहीं है। जब आप 50 लाख 60 लाख बॉलीवुड वालों को ठुमके लगाने के लिए दे सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए सब कुछ बर्बाद कर लिया और आज भी तुमसे बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है, तुमसे बेहतर हेल्थ है, तुमसे अच्छे विचार हैं देश के लिए, उसको जो उसकी जिंदगी है उसको सुनने के लिए तुम कुछ लाख रुपए नहीं दे सकते। तो मैं कहता हूं तुम डिजर्व नहीं करते। जिस दिन तुम डिजर्व कर लोगे मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत कम यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बहुत रेयरली जाता हूँ, बहुत रेयरली कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं नहीं जाता। नहीं, ये डिजर्व ही नहीं करते, ये डिजर्व एंटरटेनर्स को करते। तो एंटरटेन कितना करना चाहते कीजिए, लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। लाइफ तो साक्षात है, यथार्थ है, रोओगे तुम भी फंसोगे। एक जैसी लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइफ नेवर गोज राइट। फंसोगे एक दिन जब ढूंढोगे, फिर तुम यूट्यूब पर ढूंढोगे, वहां पर भी तुम्हें फेक ही लोग मिलेंगे, स्टोरी टेलर्स मिलेंगे, तुम्हें रियलिटी में बताने वाला आपको इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, क्योंकि जो झेलता है वही बता पाता है कि ये सिचुएशन को ऐसे टैकल करना है। अभी आपके सामने ये समस्याएं आने वाली हैं जो कि अभी और आपको दबाएंगी, तो उन समस्याओं को आने से पहले आप काउंटर कैसे करोगे, आप ब्रेकअप से कैसे मेकअप की तरफ जाओगे, और मेकअप हो गया तो ब्रेकअप होना ही है। लेकिन लोग ब्रेकअप पे टूट जाते हैं। ओनली 1% स्टूडेंट है जो आज आगे बढ़ पा रहा है। जेनजीज को देखिए आज आप, कहां पर है, वो क्या कर रहे हैं। चैट जीपीटी को उन्होंने सबसे क्लोज दोस्त बनाया हुआ है, उनके दोस्त नहीं है आज, वो कंफर्टेबल नहीं है, इमोशनली बहुत टूटे हुए लोग हैं, साइकोलॉजी उनके अंदर कुछ है ही नहीं। हेल्थ में देखिए तो बिल्कुल डाउन है। 1% जेनजी होगा जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा होगा। किस तरफ लेकर जा रहे हो? तो आओगे तुम एक दिन, तुम्हें लाइफ ऐसे थपेड़े मारेगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम कहां हो। करो तुम जो तुम्हें करना, जियो, एंटरटेनमेंट में जियो, खूब गाने सुनो। मैं देख रहा हूं कभी
लोग हाथ में मोबाइल पकड़ते गाना सुनते हुए रनिंग करते हैं, कोई ईयरबड्स डाल के रनिंग करता है, वो रनिंग थोड़ी हुई, फिर वो आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हुई। रनिंग में मतलब ये है, एक मेडिटेशन है, आप उसको कैसे एंजॉय कर रहे हो, अपनी ब्रीथ को कैसे सुन पा रहे हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी सांसें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप रो रहे होते हो तो आपकी सांसें अलग हो जाती हैं, जब आप खुश होते हो तो सांसें अलग हो जाती हैं। सांसों को ही समझ नहीं पा रहा है कोई। मैंने बहुत काम किया इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैं बता पाता हूँ चीज़ों को कि ये है जी लाइफ। और लाइफ बहुत हास है, जितनी ब्यूटीफुल है उसके पीछे उतना ही कठिन परिश्रम और कठिन तपस्याएं हैं। अगर कर पाए तो आप जीत पाओगे, नहीं तो आप ये समय आपको खुद ही खत्म कर देगा। उसको मैं कहूँ कमजोर लोग समय को चाहिए ही नहीं, कमजोर लोग नहीं चाहिए। कमजोर लोग सबसे पहले जाते, नेचर खुद ही खत्म कर देती है कमजोर लोगों को। यहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट विल के साथ में मेंटल टफनेस होनी चाहिए, फिजिकल टफनेस होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इमोशनल आप कंट्रोल होने चाहिए। तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और अपने लिए भी। प्रवीण जी, कितने सालों की रिकवरी रही जब तक आप अपने पैरों पर वापस खड़े हुए? करीब करीब मुझे 4 साल लगा। योगा मैंने किया, बहुत योगा सीखा, बहुत योगा किया, और उस योगा की वजह से सारा कुछ है। क्या सरकार की तरफ से या नेवी की तरफ से आप लोगों को असिस्टेंस मिलता है या कोई सहारा मिलता है? क्योंकि कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर सैनिक ही एकलौता कमाने वाला होगा, वही बेटा होगा जो कमा रहा है, पैसे घर भेज रहा है, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कहीं से कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से, या जो नेवी होता है या डिफेंस मैकेनिज्म है उन सब की तरफ से, डिपार्टमेंट से पैसे आते हैं? कुछ नहीं आता है मुझे। इवन मेरी तो सैलरी जो डिप मनी मिलती थी मुझे, क्योंकि मैं डाइवर था, डीप सी डाइवर था, क्लियरेंस डाइवर था मैं, तो मैं डाइविंग नहीं कर पाता था। उसके बाद तो मेरे 25,000 रुपये चले गए थे वहाँ पे हर महीने के। जो अभी 25,000 है, उस समय पे 10,000 थे, तो हर महीने मैंने 10,000 का लॉस झेला है। आप मिलने की बात कर रहे हो, मेरा तो चला गया। और तो फिर कैसे खर्चा चलता था? जैसे चलाए आप, जैसे आप चलाइए, आपकी जिम्मेदारी है घर चलाना, खर्चा चलाना। सरकार या सेना या नेवी, इन्होंने आपका ठेका नहीं ठा रखा, आप जाने हैं आप। मगर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ना। मुझे तो बोल दिया गया, देयर इज नथिंग फॉर यू इन ब्लैक एंड व्हाइट, वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू। सो हाउ विल अ पर्सन और अ फैमिली सर्वाइव? जैसे जैसे लोग कर रहे हैं, करते रहो। अब मैं आपको मेडिकल पेंशन की बताता हूँ। एक डिफेंस पर्सनल की मेडिकल पेंशन में डिफरेंट है। अगर मैं अधिकारी होता, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल होता, तो मेरी मेडिकल पेंशन ही करीब करीब 60 से 70 हज़ार होती, मेडिकल पेंशन। मैं एक सेलर था, हवलदार था, तो मेरी मेडिकल पेंशन 10,000 रुपये। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है मेडिकल पेंशन में भी, जो कि इक्वलाइजर नहीं हो रही है। रैंक के हिसाब से दी जाती है, आपकी इंजरी के हिसाब से नहीं दी जाती। मैं वहीं आने वाली थी कि जरूरी नहीं है ना जो गोली लगी है वो मेजर साहब को ही लगेगी। मेजर साहब को लगी है तो मेजर साहब को जो इंजरी है उसका पैसा ज्यादा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। किसी को भी अगर चोट लगी है तो चोट के हिसाब से पैसा दीजिए, क्योंकि गोली देख के थोड़ा लगेगी कि इसका इंश्योरेंस ज्यादा है, इसको लग जाता है। नहीं, कागज के हिसाब से तो गोली देख के लगती है, कागज के हिसाब से गोली देख के ही लगती है। गोली मेजर साहब को लगी है या गोली हवलदार को लगी है, जेसीयू को लगी है, तो आपका मेडिकल पेंशन रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा, आपकी इंजरी के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक नहीं है, वहां पर रैंक इन्वॉल्व है। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को सोचकर भी ना, कि कर्नल को गोली लगती है, सेम इंजरी है, उसका 60 से 70 हज़ार है और मुझे सिर्फ 10,000 है। या तो उनको भी 10,000 रुपये लेकर आइए या हमें वहां तक लेके जाइए। सही बात है। तो मैंने भी तो गोली तो मैंने भी खाई है ना देश के लिए। उसकी मेडिकल पेंशन अलग क्यों है? बिकॉज उसकी रैंक अलग है इसलिए, या उसने ज्यादा काम किया है, मैंने कम काम किया है इसलिए। तो आप जिस टाइम रिकवरी फेज में थे आपको कुछ पैसे मिलते थे? नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने बताया ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो 10,000 आप बता रहे हैं, क्योंकि वो भी गए, वो भी गए। और रिकवरी का जो खर्चा आता कुछ था नहीं,
जो हॉस्पिटल का खर्चा आ रहा होगा वो हॉस्पिटल तो सरकारी था ना। हाँ। हॉस्पिटल तो सरकारी है आपका, हाँ। तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान हॉस्पिटल में होता है और उसको इलाज चल रहा होता है, इलाज के बाद भी कई जगह होता है ना कि आपके फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं, आपका जैसे आपने बताया योगा होता है, आपको कई चीज़ें एक बार अस्पताल से बाहर आने के बाद भी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल करनी पड़ती हैं। आप अपने खर्चे पे कीजिए, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं और है। दवाइयाँ जो आपकी अवेलेबल हैं सरकार में, वो हैं। अगर आपको बाहर से खरीद कर आपको लेनी है तो बाहर से लीजिए। मैंने तो बाहर से भी अपना ट्रीटमेंट कराया है ना, तो मुझे पता है, मैंने पे किया है। बाहर से ट्रीटमेंट का मैंने पे किया है, मुझे पता है सारा। किसी ने हेल्प नहीं की, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पर है ही नहीं इस तरह का चीज़ें कि अगर आप बाहर से दवाइयाँ ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो उसके लिए आपको रिइम्बर्समेंट मिले, कुछ मिले। लेकिन ये तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाएगा हर उस जाबाज लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, जो ये सोचते हो वो डिफेंस में जाएंगे या वो सेना में सर्व करना चाहते हो। क्योंकि उनको कई बार होता है ना कि आप अकेली औलाद हो, अपने माँ बाप को आप समझाते हो कि नहीं मेरा पैशन है, मैं तो करूंगा, मुझे देश के लिए करना है, और खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आप शहीद नहीं हुए, बस उससे 1 इंच पहले रुक गए, बॉर्डर लाइन पर हो, बॉर्डर लाइन पर आप हो, तो आप ना मरे हो और ना जिंदा रहने लायक बचे हो। एग्जैक्टली यही है। आप झेलो, ये आपका कर्म है ना, आपने किया है, आप जानो। कागज में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। मेडिकल पेंशन है, वो ले लो आप, उसमें भी डिफरेंस है, उसमें भी ह्यूज डिफरेंस है। आप जैसे रहना चाहते रहो। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है रिटायरमेंट के बाद में आपके लिए। जैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम, जैसे मैं बैटल कैजुअल्टी हूँ या फिर है, तो आप जाओ बैंक में नौकरी कर लो, इधर नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी है ये। तो मैंने कहा जिस दिन देश को मेरी जरूरत थी उस दिन मैं सबसे आगे था। आज मुझे जरूरत है तो देश मेरे साथ क्यों नहीं है, गवर्नमेंट मेरे साथ क्यों नहीं है, सेना मेरे साथ क्यों नहीं है, ये समाज मेरे साथ क्यों नहीं है। यही सच्चाई है, कोई किसी के साथ नहीं है। तुमसे काम लिया, काम खत्म, तुम मरे जिए जैसे जियो, उनका कोई लेना देना नहीं होता है आपसे। तो मैंने उसी लिए कभी सरकारी नौकरी की तरफ मैंने प्रयास भी नहीं किया। अगर मैं मर जाता तो मेरी कांसे की मूर्ति बनवाते, हर साल उस पर फोटो चढ़ाते, सलूट मारते, और 1-2 मेट्रो स्टेशन पे मेरा नाम हो जाता कि प्रवीण तेवतिया सो एंड सो मेट्रो स्टेशन। गांव में रोड पे नाम हो जाता, स्कूल में नाम हो जाता। लेकिन इतने से बच गए, अब बॉर्डर लाइन पर रह गए। तो मैं कहता हूँ ये ईश्वर की ही कृपा है कि आपको सच्चाई दिखा रहा है, और मैं बता रहा हूँ यही होता है। आप बॉर्डर लाइन पर हो, बच गए, आपकी सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये आपके ऊपर है, छोड़ो अब। प्रवीण जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं 4 साल रिकवरी में लगा, उसके बाद आपने कई सारी चीज़ों में और पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्राइसिस होगा मनी का, कहीं ना कहीं पैसे की क्राइसिस रही होगी, तब नहीं लगा कि यार छोड़ो ये सारी चीज़ें, अगर सरकारी नौकरी मिल रही है कर लेते हैं, बैंक की नौकरी होगी जाके बैठना होगा, कम से कम भागा दौड़ी नहीं होगी, फिक्स्ड आवर्स होंगे, कभी मन में नहीं आया कि यार सीधी सादी जिंदगी हो जाएगी, लाओ यही कर लेता हूँ? एक्चुअली मैंने एक निर्णय लिया था जब मैं रिटायर हो रहा था। उस समय पे मैंने एक निर्णय लिया था कि गले में पट्टा नहीं डालूंगा। एक बार डाला है, देख लिया है, गले में पट्टा दोबारा नहीं डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डाल भी लिया है और लग रहा है कि पट्टा है तो छोड़ दूंगा। तो आज तक मैंने दोबारा गले में पट्टा नहीं डाला है। मुझे कुत्ता नहीं बन के जीना है, मुझे आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जैसे कर रहे हो करो, बट मैं अपने साथ में नहीं होने दूंगा। क्योंकि आज़ादी की कीमत ना मुझे पता है। मैंने जो जिया है, हर रोज़ सूरज को उठकर मैं कहता था आज उग गया है, शाम तक तुझे ढलना होगा और ये दिन खत्म, कल मेरा होगा। रात अंधेरी हो सकती है, कितनी ही लंबी हो सकती है, लेकिन उजाला होगा। और हुआ, और मैं जीता, अपने ऊपर भरोसा रखा। कोई पछतावा नहीं है, नौकरी ना करने का भी कोई पछतावा नहीं है। अब मुझे आप आईएएस की भी नौकरी दे दो, बोले बिठा दो ना कि तुम आईएएस बन जाओ, मैं कहूँ हाथ जोड़ लो भैया जी, पट्टा नहीं पहनना है,
लेकिन इस जज्बे और हिम्मत को सलाम है, क्योंकि लोग ऐसा फैसला ले लेते हैं लेकिन उस पर टिका रहना ज्यादा बड़ी बात है। गवर्नमेंट की, अब मैं सिंपली कहता हूं, गवर्नमेंट भी अगर ये कहे मुझसे आके कि तुम ये आईएएस की कुर्सी ले लो, हम तुम्हें आईएएस बनाते हैं, मैं कहूँगा थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे पट्टा नहीं पहनना है, नहीं चाहिए। अच्छा प्रवीण जी, मुझे जनता की जानकारी के लिए बता दीजिए कि सरकार की तरफ से या फिर जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तरफ से रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, पेंशन, ऐसा कोई भी पैसा शहीद के लिए या इंजर्ड सैनिक के लिए मिलता है? इंजर्ड के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, शहीद के लिए तो पूरा फंड है, स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे में दे देती है, सेना का खुद का एक फंड है, उसमें से आपका शहीद हो जाता तो उसकी तरफ से दे देते हैं वो। लेकिन इंजर्ड के पास, इंजर्ड हो गए तो उनके पास में कुछ भी नहीं, यूजलेस है आप उनके लिए। मैंने बोला लाइबिलिटी है उनके लिए, आप उनके लिए बेकार हो, आप उनके लिए काम के किसी काम के नहीं हो आप, तो फिर आपकी बचे ही क्या आपके पास में? रिहैबिलिटेशन हुआ है, कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी आपके लिए क्या है? अगर आपको डिफेंस जो पूरा डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको कोई रिफॉर्म सजेस्ट करना हो कि भैया ये ज़रूरी है, इस पे ध्यान दीजिए, तो वो क्या होगा? मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अगर रिफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले है एजुकेशन पे काम करें, इक्वलिटी पे काम करें, कि जो सुविधाएं आप ले रहे हैं, जो सुविधाएं अधिकारियों को अवेलेबल हैं, वो सारी सुविधाएं एक जवान को भी होनी चाहिए। दूसरा है कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सिर्फ एक के हाथ में ही सारा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूरी पावर जो है सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो जो जेसीओ है उसकी कोई पावर ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, सारी पावर कमीशन्ड अधिकारियों के हाथ में है, और वो एक पूरा चेन सिस्टम है, तो नीचे वाला डिसीजन ले ही नहीं सकता किसी तरह का, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। दूसरा है जो गैलेंट्री अवॉर्डीज हैं उनके लिए स्पेशल काउंटर्स होने चाहिए डिफेंस में। जितने भी होम स्टे बनाए हुए हैं या आराम गृह हैं, वहाँ पर उस बंदे के लिए, उसकी फैमिली के लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए, स्पेशल रूम्स होने चाहिए, ताकि वो बंदा स्पेशल फील करे। जहाँ पर अधिकारी रुक रहे हैं, उनके जितने भी क्लब्स हैं, उनके अंदर गैलेंट्री अवॉर्डीज के लिए स्पेस होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रैंक। सारे क्लब्स के अंदर एक सोल्जर की एंट्री होनी चाहिए, ताकि वो भी सीख सकें कि एक बंदा ऐसा भी है। वहां पे सब जगह पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पर टॉयलेट तक में डिफरेंस है। अधिकारी का टॉयलेट अलग है, जवान का टॉयलेट अलग है। इज इट? यस, कैंटीन में जाके देख लीजिए, वहां पर अलग अलग लाइन है, अधिकारी के लिए लाइन अलग और ओआरस के लिए अलग। कैंटीन फैसिलिटी में भी डिफरेंस है, एक हवलदार को 4 बॉटल है, जेसीओ को 8 से 10 बॉटल हैं, अधिकारी के लिए 10 से 12 बॉटल्स हैं, डिफरेंस है। तो मैं कहूँ रिफॉर्म की बात करें तो मैं तो इक्वल कर दूं सबको, जितना चाहिए उतना ले लो भाई, क्यों रोक रहे हो 4 पे किसी को? तुमने एक तो सिखाई है बॉटल पीनी उसको, अब उसको कह रहे हो कि नहीं 4 ही मिलेंगी, एक को 10 मिल रही है, एक को 12 मिल रही हैं, तो गलत है ना। वो भी तो एक ह्यूमन है, वो भी एक ह्यूमन है। वहां पर फैसिलिटी में भी अंतर है, वेलफेयर में अंतर है, वेलफेयर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप उस जगह पर रह ही नहीं सकते जहां पर आप एक सोल्जर रह रहे हैं, उनके बीच में आप सीओ रह ही नहीं सकता, या फिर कोई अधिकारी रह ही नहीं सकता इतनी आसानी से, जहां पर वो एक भेड़ बकरी की तरह जाके सो जाते हैं एक जगह पर। उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी सारी एक ही रैंक को है, सारी की सारी कमीशन अधिकारी को सारी फैसिलिटी हैं। जंगल में भी मंगल है उनका। और जो सोल्जर्स हैं वो सिटी में भी एक जंगल में रह रहे हैं, उनके लिए वो भी एक जगह ऐसी जहाँ पर वो ठीक से नहीं रह पाते। खाने की फैसिलिटी देखिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम पूरी भाजी और चाय रहती है जवानों को। हाँ, मोस्टली पूरी भाजी और चाय, ये उनका ब्रेकफास्ट है डिफेंस में, देख लीजिए जाके आप। तो उससे कहाँ से हेल्थ मेंटेन करेगा?
मतलब मैं इस लिहाज से इस बात को सोच रही हूँ कि जो भी इंसान आज की डेट में जिम करता होगा वो भी सुबह अंडे खा लेता होगा या दूध पीता होगा या ऐसी चीजें खाता होगा जिससे उसका प्रोटीन इनटेक मैच हो रहा हो। आप अपने पैसे से खाइए, अंडे मुश्किल से 1 या 2 दिन मिल जाएंगे आपको, बस। हर रोज अंडा भी नहीं है वहाँ पे। जो मैक्सिमम जो फेवरेट वहाँ का सबसे इजी और फेवरेट है और मोस्टली जो मिलता है वो यही है, पूरी भाजी। पूरी भाजी चाय। ये तो शादी के शामियाने में होने वाले ब्रेकफास्ट की तरह है। ये लोग नहीं करते क्या, भंडारा। भंडारा, ये भंडारे की तरह है, डेली का है, मैक्सिमम यही मिलेगा आपको, मोस्टली यही है, पूरी भाजी और चाय। ऑल ओवर डिफेंस फोर्सेस की बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं कहूँ कि सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट ही चेंज कर दूँ, उनके हिसाब से बनाऊँ, मैं उनका डाइटरी चार्ट अलग से बनाऊँ। सही बात है, जरूरी उनके बात है। उनके न्यूट्रिशंस को मैं उठाऊं कि भाई न्यूट्रिशंस हमारे सोल्जर्स को कैसे कैसे ये। मतलब मुझे लगता है कि अगर इस चीज की जानकारी हमारे देश के लोगों को हो तो बहुत सारे लोग तो अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हर एक देशवासी की जान उस आदमी के हाथों में है जो वहां सेना में सर्व कर रहा है। कंट्रीब्यूट करते तो हैं, 2-3 फंड खोले हुए हैं। पैसा पहुंचता है, पता नहीं कहाँ जाता है वो। वेलफेयर फंड तो हैं, वेलफेयर फंड में से अब एफडी चल रही होंगी कहीं पे, पार्टीज होती हैं उनकी, लेकिन एक्चुअल वेलफेयर के लिए बात करें तो उसमें वेलफेयर में नहीं है वो कहीं पे भी। उनकी अपलिफ्टिंग के लिए कुछ नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो सबसे पहले आपको, मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मेरे एमए के एग्ज़ाम चल रहे थे और मुंबई में ही था मैं, और हमने अपना छुट्टी मांगा कि हाफ छुट्टी दे दीजिए ताकि हम लोग छोटे पीरियड की एक छुट्टी मान लीजिए, कि सभी ने रिक्वेस्ट की कि हमें एग्ज़ाम देने जाना, तो उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। मुंबई में एग्ज़ाम था, तो जो अधिकारी था उसने पता है क्या बोला कि पहले इनका मार्कोस का एग्ज़ाम लो, फिर ये एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे। तो सबने 1 घंटा बैठ के पहले मार्कोस का एग्ज़ाम लिखा, उसके बाद वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए गए। उसको कहते हैं ड्यूटी अशोर जाना। ड्यूटी अशोर जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए ड्यूटी अशोर जाना था। तो वहाँ पर भी एक अधिकारी बोलते हैं कि भाई नहीं, पहले इनका मार्कोस का एग्ज़ाम लो, अगर उसमें पास होंगे तो ये मार्कोस फिर अपना एमए का एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम दो और नहीं, पहले पास होकर पहले पास होकर दिखाइए, वहाँ सेम टाइम आपकी चेकिंग होगी, 1 घंटा आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप जाएंगे फिर। तो मैंने तो देखा है सब, मेरे सामने की ही बात है। कैसे लाइफ बदली आपकी? मैंने खुद बदली है सब। रीराइट, रिफॉर्म, जो भी आप कह सकते हो, न्यू डिस्क, पुरानी हार्ड डिस्क को निकाल के फिर नई हार्ड डिस्क डाल के उसको मैंने राइट किया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सामने जर्नल खड़ा है कि कौन खड़ा हुआ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके चेहरे देख लिए ना, सबके असली चेहरे देख लिए। अब तो अब बोलते भी हैं तो पता चल जाता है कि हाँ अच्छा फिशी। Oh my God, you started seeing through people. अब अंदर बाहर दिख जाता है। अंदर मतलब आप जो छिपाने की कोशिश भी करते हो दिख जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं जाता भी नहीं हूँ कहीं पे, ऐसे जिनके सेमिनार्स होते रहते हैं, पार्टीज होती है, मैं नहीं जाता हूँ कहीं पे भी। अच्छा, इतनी हाई एड्रेनलिन लाइफ आपने देखी जहाँ पर गोलियां चल रही हैं, धड़ 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 हर वक्त, यू आर ऑन योर फीट, टू अ लाइफ जहाँ आप स्टैंड स्टिल में आ गए थे। मतलब 4 साल रिकवरी, अगर हम लोगों को 4 दिन भी बिस्तर पर बैठना पड़ता है, वायरल हो जाता है, तो लगता है यार क्या जिंदगी हो गई है, एकदम कुछ करने के लिए नहीं है। वो 4 साल कैसे रहे आपके? मतलब कोई इंसान जो हमेशा मतलब लोगों से घिरा हुआ है, कैंप में है, लोग मिल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, टू अ प्लेस वेयर यू आर जस्ट ऑल ऑन योर ओन। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब ईश्वर कृपा है, उसने मुझे सब कुछ दिखाया। मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया, रोया बहुत, काम बहुत किया, मेहनत बहुत की, आगे बढ़ता रहा। हर रोज़ एक नया दिन, एक नई शुरुआत, आज कुछ और नया सीखते हैं योगा में, और आज कुछ और करते हैं, फिर आज पढ़ाई करते हैं। फिर मैंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया आगे। मैं एक ही जगह पर नहीं रुका रहा कि मान लिया कि रास्ते बंद हो गए, कुछ रास्ते बंद हो गए,
लेकिन बहुत सारे रास्ते आप खोल सकते हो, उन रास्तों पर तो काम करो आप। उन डॉक्टर का क्या रिएक्शन था जिन्होंने आपसे कहा था बस 2-3 दिन ये और जिंदा रहेगा? उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और पूरे रूम में ना उन्होंने पूरे एक्सरे लगाए सारे के सारे और his name is Commodore Bernard Fenton. Is very lovely person. I have never seen such great person in my life. I have never seen such a great person. Bernard Fenton, amazing. I just बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा दिल से रिगार्ड है उनको। अगर वो कहीं पे देख रहे होंगे तो बहुत रिगार्ड करता हूँ उनकी। उन्होंने खड़े होकर भी बोला कि हाथ जोड़ के, प्रवीण जी, यू आर मिराकल फॉर मेडिकल साइंस। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती थी आपको, और आगे कोई भी फिजिकल वर्कआउट मत करना। जिसके लिए मना किया था वो ही कर बैठे अभी। उसके बाद बात हुई आपकी जब आप मैराथन वगैरह दौड़ के आए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो चले गए थे, वहां से ट्रांसफर हो गए थे। सीओ रहे थे अश्वनी के वो। तब तक मेरे ट्रीटमेंट्स में मैं घिरा हुआ था, बहुत पागलों की तरह भाग, इधर से भाग उधर भाग, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मेरे बचे हुए थे और इन्फेक्शन हो गए थे। एक ट्रीटमेंट हुआ, इन्फेक्शन हो गए उनमें। तो मेरा सपोर्ट हमेशा मेरी फैमिली, वाइफ रही हमेशा, उसने बहुत सपोर्ट किया। मेरा पिलो हमेशा पस और ब्लीडिंग में रहता था, बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, तो पूरा ध्यान उसी ने रखा हर चीज़ का। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी को छोटे स्केल पर मत देखिए, लाइफ को बड़े स्केल पर देखिए। बड़ा सपना देखिए। कुछ करना तो बड़ा करने की तैयारी कीजिए। छोटा मोटा काम तो कोई भी कर लेगा। बड़ी उम्मीद, बड़ा टारगेट, बड़ी इमेजिनेशन कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी एनर्जी भी उसी तरह से फिर उठेगी। अगर आप छोटा काम सोचोगे तो एनर्जी भी आपकी बॉडी से उसी लेवल की उठेगी, उसी लेवल से आपको लेकर जाएगी। अगर आप बड़ा विचार करते हो, बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हो, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से आपको लेकर जाती है। जैसे मान लो कि मैं अगर 21 किलोमीटर दौड़ने जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी 21 किलोमीटर ही दौड़ेगी, 22 किलोमीटर की तरफ नहीं लेके जाएगी। 22 में जैसे ही 22वां शुरू हो जाएगा तो बॉडी बार बार पूछेगी क्या कर रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस। जैसे मैंने ऑर्डर दे दिया कि आज 50 किलोमीटर है या 42 किलोमीटर है, मैराथन है, तो 42 तक पूछेगी नहीं आपसे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। 42 तक आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। जैसे 42 क्रॉस हो जाएगा फिर पूछेगी, बार बार आपसे पूछेगी, या बार आपको, अब या तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दें या ऑर्डर दें कि नहीं बचा हुआ है, तो ठीक ठाक काम करेगी। नहीं तो वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी, रुक जाएगी, वहीं पे आपको रोक देगी। मतलब आपके विचार वहीं पे शून्य हो जाएंगे। तो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ रनिंग की, तो मैं उस चीज़ को फील करता हूँ, हाउ आवर बॉडी ट्रेन, माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए, बॉडी को कैसे ट्रेन किया जाए। तो उन सब चीज़ों को मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी भी ट्रेनर मुझसे ये बात कहती है कि हमारा माइंड बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ है, आप उसे जो बता दे तो मान लेता है। आप कह दो आप ये कर लोगे, वो मान लेगा, और आप कह दो आप नहीं कर पाओगे तो भी मान लेगा। दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं इसके पार्ट। तो मैंने 4 साल जो मैं सहारे की और चीज़ों को सहानुभूति ढूंढता रहा 4 साल। और फिर वो एक ऐसा लम्हा आया कि सब चीज़ों से एकदम से दूर होते चले गए। नहीं, ये नहीं चाहिए, खड़े होना है, खुद के ऊपर भरोसा करना। तो फिर आपकी विचारधारा, फिर आपकी धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, सारी दुनिया से विमुख होकर अपने तरफ मुड़ते हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करते हो, अपने आप को समझना शुरू करते हो, अपने सेल्स को समझना शुरू करते हो, अपनी हार्ट बीट को समझना शुरू करते हो। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि सब आप कर सकते हो। कुछ भी जो आपको लगता है कि ये लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है, आपको बोले नहीं यार कैसे, तुम्हारे लिए हो सकता है। तो मुझे बोला गया था जब मैं आयरन मैन की तैयारी कर रहा था, और मैं आयरन मैन का मैंने बोला कि मैं आयरन मैन करके आऊँगा, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, मेरे सीनियर कह सकते हो, अभी तो मैं मानता ही नहीं हूँ किसी को सीनियर। इंसान मानता हूँ सबको, बिल्कुल अच्छी ना मैं अपने जूनियर को जूनियर मानता हूँ, ना मैं किसी सीनियर को सीनियर मानता हूँ। सब मेरे लिए सर हैं, सब सम्मानीय हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तेरे जैसे 36 देखे हमने। तो मैंने बोला मैं 37वां हूँ।
वो नहीं देखा, उसको देखना जरूरी है, तुम देखना। हाँ तो स्पीचलेस है। हाँ, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि हाँ। आप ऐसी बात कह देंगे। तो मैं लो 37वां नहीं देखा, 36 देखे, 37वां मैं हूँ, हाँ उसको देखना बहुत जरूरी है। और मैंने दिखाया उनको, पेपर पे दिखाया सब चीज, न्यूज़पेपर में दिखाया, देखो 37वां ही है। देखिए मैंने आपकी फोटोज, जाबाज, बढ़िया एकदम। तो अभी भी वो देखते हैं। अब उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है कि यार हम भी 36 में नहीं, हम भी 37 में ही हैं। इवन दे स्टार्टेड रनिंग मैराथन। एब्सोल्युटली, आपने उनको एक इंस्पिरेशन दे दिया। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी रिकवरी जर्नी की बात करें तो जितना आप रिकवर हुए हैं, तो क्या आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, वो प्रवीण जो ताज होटल के अंदर घुसा था, क्या आप अपने उस फिटनेस लेवल तक आ चुके हैं या उसके भी आगे निकल चुके हैं? अगर मैं मेंटल लेवल की बात करूं और फिटनेस लेवल की बात करूं, तो मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं। और पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे मैंने अचीवमेंट किए हैं। और इस साल तो मैंने पूरा का पूरा पुराने सारे रिकॉर्ड मैंने इस बार तोड़े हैं अपने। फुल मैराथन में 3 घंटे 23 मिनट लाना विद 1 लंग। एब्सोल्युटली। हाफ मैराथन में 1:33 लाना आसान नहीं होता है। जो नॉर्मल बंदे उनके छक्के छूट जाते हैं। सच बात है। लेकिन एक समस्या मेरे साथ में होती है, पर जब मैं रनिंग करता हूँ, जब स्पीड की कोशिश करता हूँ, तो मेरी लिमिटेशंस आ जाती हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई ईच एंड एवरी अचीवमेंट। बट एक लिमिटेशंस है जहाँ पर मुझे रुकना पड़ता है। वहाँ पर मेरा लंग्स मेरा सपोर्ट नहीं करता, वो मुझे कहता है कि भाई रुक जा, बहुत सारी मैराथन और भी दौड़नी है। But we are so proud of you. You're such an inspiration. जो लोग शायद इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको कितना मोटिवेशन मिलने वाला है, मैं तब से यही सोच रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार ऐसे क्यों करें, वैसे क्यों करें। लोगों को लिमिटेशंस बहुत सारी दिखती हैं, लोगों को लगता है इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आपने हमें ये बताया है, ये सिखाया है कि कुछ भी हो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट इस बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक एनडीएम थी, न्यू दिल्ली मैराथन थी। सो इसमें मुझे एक लड़का मिला जो कि इंडिगो में काम करता है। अभी पहले वो एयरफोर्स एनसीसी में सी सर्टिफिकेट लिया और मेरे वीडियोस को देख देख के फिर उसने रनिंग शुरू की। हाँ। तो लास्ट ईयर हम लोग मिले थे, उसने बताया, मिले थे, फोटो वोटो भी मैंने देखा, हाँ यार मिले थे। तो उसने बोला सर आप मेरे से आगे निकल गए थे। बोला भाई सब ट्रेनिंग है, सब प्रैक्टिस है। बोला सर मैं इस बार कोशिश करूंगा कि आप, मतलब मैं समझ गया उसका इंटेंशन क्या है। तो मैं समझ गया कि ये बंदा कहना चाहता है कि इस बार मैं आपको कंपटीशन दूंगा और आपसे आगे निकलूंगा। बट 37 किलोमीटर में फिर उसको पकड़ लिया और पीछे छोड़ दिया। एंड वो 25 साल का लड़का है। बट यू आर सच अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर सच बॉयज। मतलब जो लोग शायद कहीं पर अपनी उम्मीद छोड़ रहे होंगे, उनको आपको देखकर कितना हौसला मिलेगा। इन एवरी एस्पेक्ट, मैं पढ़ाई में भी हूँ, मैं रनिंग में भी हूँ, और चीज़ें चल रही हैं बेहतर। मैं एजुकेशन भी मेरा है, डबल एमए मैं हूँ, डबल ग्रेजुएशन मैंने की है। आगे भी मैं कुछ ना कुछ और करूँगा। अब मैं लॉ फील्ड में पूरे दिन वहाँ पर काम करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ। आपने बुक भी लिखी। अब बुक भी लिखी मैंने, और दूसरी बुक पे काम चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे मिला। क्या बात है, क्या बात है। मतलब नॉर्मल लाइफ के साथ शायद इंसान इतना सारा काम नहीं कर पाता होगा जितना आपने इतनी सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस देखते हुए भी किया। देश सेवा है, देश के लिए काम करते रहो, और जितना हो सके उतना, जितने लोगों की मदद कर सकते हो कर दो। यही अच्छा, क्योंकि आपने बुक लिखी है और इस वक्त एक बुक जो थी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सी में रही, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, क्या थी ये पूरी कंट्रोवर्सी? हाउ डू यू सी इट? एक्चुअली में ये अभी तक तो बुक आई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि आएगी। इसके ऊपर तक कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली में क्या है, वो हमारे जनरल साहब नरवणे जी, उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया जिसका मैंने पूरा सुना। उसमें था कि भाई ऐसे ऐसे होता, उन्होंने पीएमओ में फ़ोन किया, रक्षा मंत्री को फ़ोन किया, रक्षा मंत्री ने पीएम से बात की, उनको वेट करना पड़ा वहाँ पर। ऐसा काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करते रहे, क्या करें क्या ना करें, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं क्या करूँ, कैसे क्या ना करूँ। ये कहानी वहाँ पर है पूरी। फिर पीएमओ से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जाता है कि भाई जैसा उचित लगे वैसा करो, मतलब आपको खुले हाथ दे दिए हैं, आप जो मर्जी हो करो। यही बात है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसी बात के ऊपर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। लोकसभा में भी इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ, विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें की हैं और टीवी चैनल्स तो इसमें काफ़ी बिजी रहे हैं। बट मेरा मानना बिल्कुल अलग है इन सब चीज़ों में कि जब आप
एनडीए में ट्रेनिंग करने गए, 3 साल वहाँ पर दिए, आईएमए में ट्रेनिंग की है, यूनिट्स में लोगों के साथ रहे, यूनिट को आपने लीड किया, यूनिट को आपने आप सीईओ भी रहे, बहुत अलग अलग जगह पर आप काम भी किया। तो आप किस लिए बनाए गए? आपको 4 स्टार दिए किस लिए गए? 4 स्टार दिए गए, आप देश के लिए काम आओ, देश की सुरक्षा के लिए काम करो, देश के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए काम करो, इसलिए दिए गए ना। वो जिस कुर्सी पर आप बैठे हो तो पहले से ही तवा गरम है उसका। तो आपके पास में 14 से 15 लाख आर्मी है जो आपको संभालनी है। अब आपके हाथ में ये वाला आप सेंटेंस कह रहे हो कि जी मेरे हाथ में तो पोटैटो दे दिए गरम, तो और क्या सोच रहे हो? आपके हाथ में हलवा दिया जाएगा? आप जिस पद पर बैठे हो वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैनिक की लाइफ सिर्फ एक छोटा सा विंडो है। उसमें 15 मिनट में भी आप शहीद हो सकते हो, 15 घंटे भी आप ले सकते हो, 15 दिन तक भी वॉर चल सकता है, 15 महीने भी वॉर चल सकता है। लेकिन एक सैनिक की जो लाइफ है, लाइफ स्पान में बोलूं, वो बहुत छोटा विंडो है। उस विंडो में ही उसको काम करना है, उस विंडो में ही उसको डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये डिसीजन इनका था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अगेन एंड अगेन, उनको तो लेह पहुंच जाना चाहिए था कि अपने सैनिकों के मोराल को बूस्ट करने के लिए। पीएमओ से जो आना था वो आ जाता, डीजीएमओ जो बात करना था डीजीएमओ बात कर सकता था। आपका रोल क्या था कि आप बैठे हुए कॉफी पीते रहे। ये तो मेरे सीईओ की तरह हुआ, उनके सैनिक सारे वहां लड़ रहे थे, हम सारे वहां लड़ रहे थे, वो घर पे बैठ के कॉफी पी रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में। ये तो उसी तरह से हुआ। तो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि पहला कॉल आपका आया कि इस तरह से सिचुएशन है लेह में, तो आपको अपनी सेना को बूस्ट करने के लिए आपको लेह में उतर जाना चाहिए था। पीएमओ से जो आना था आ जाता। आपका काम क्या था? उससे एनिमी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनता कि नहीं बनता? सच बात है। सेम टाइम कॉल होता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेह में आ चुके हैं, तो जितने भी सैनिक वहां पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उनका मोराल बूस्ट होता नहीं होता कि हमारा चीफ हमारे साथ खड़ा हुआ है। वो दिल्ली में बैठकर चाय कॉफी नहीं पी रहा, फोन का वेट नहीं कर रहा, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। क्या आप इस बात का वेट कर रहे थे कि वहां का सीईओ एक्सपायर हो जाएगा, शहीद हो जाएगा? सॉरी, आप इस बात का वेट कर रहे थे कि वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो शहीद हो जाएगा, उसकी रीथ लेंगे दिल्ली में करेंगे? इस बात का वेट कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सबसे पहली जरूरत है हमारे जितने भी सैनिक, और उनका मोराल बहुत जरूरी है। उनका मोराल अप होना बहुत जरूरी है। मोराल कब अप होगा? जब उनके लीडरशिप बेहतरीन होगी। लीडरशिप दिल्ली में बैठकर सिर्फ फोन खेलेगी तो काम नहीं चलेगा। उनको अपने सैनिकों के साथ में ही रहना होगा, सैनिकों के साथ में ही खड़ा होना होगा, तब जाके ये सेना आगे काम करेगी और बेहतर काम करेगी। तो दिल्ली में बैठने की जगह पर आप लेह में भी हो सकते थे। उसका सीधा सीधा जो रिप्लाई चाइना को क्या जाता कि चीफ यहां पर है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अंदर की बात किसको पता चलती है? सही बात। चाइना का मोरल डाउन होता कि नहीं होता? यही एक सिर्फ सेंटेंस जाने से कि चीफ आ गया है तो मूवमेंट बंद हो सकती थी कि नहीं हो? सारा कुछ ये, और ये होता भी नहीं। फिर ये जो ड्रामा हुआ है बाद में, इतने लोग शहीद हुए, वो भी नहीं होता अगर ये लेह में लैंड कर जाते उस समय पर। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और बहुत सारे वॉर साइकोलॉजिकल तरीके से जीते जाते हैं। इसका उदाहरण बाजीराव इसका सीधा उदाहरण है। और बहुत सारे वॉर शिवाजी ने सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल तरीके से जीते हैं, प्रेजेंस से, सिर्फ प्रेजेंस। तो प्रेजेंस दिल्ली में है, तो कैसे आपको किसी सैनिक को कैसे पता चलेगा कि मेरा चीफ यहां पे नहीं? कैसे पता चलेगा? कि एनिमी कंट्री को कैसे पता चलेगा? तो आपको हमेशा, और छोटा स्पान है, किसी भी सैनिक पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया, वो एक मौका आया उसमें भी आप दिल्ली में बैठे रह गए, तो फिर क्या फायदा हुआ आपकी लाइफ का? क्या फायदा हुआ उन 4 स्टारों का? जब आपको मौका मिला आपको आपकी सेना के साथ में खड़े रहने का, तब आप दिल्ली में बैठे रह गए। क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगे? मैं होता, जैसे ही मेरे पास कॉल आता ना, मैं सेम टाइम लेह में होता और उस बॉर्डर लाइन पर खड़ा होता जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी, वहां पर खड़ा होकर अपने सैनिकों के साथ में खड़ा होता।
ना कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मेरी सोच है और यही सोच बेहतर है, क्योंकि सैनिक और हमारी पूरी सेना मोराल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उनका मोराल अप है, वो भूखे लड़ लेंगे। ये इंडियन सोल्जर्स की बहुत मजबूत बात है। वो भूखे लड़ना जानते हैं, अपनी मिट्टी के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन उनके साथ तो खड़े हो भाई। आप साथ ही नहीं खड़े हो, आप तो फोन खेल रहे हो। एक अलग सोच है, लेकिन एक यही पर्सपेक्टिव है एक आपका। मेरा पर्सपेक्टिव है। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइएगा, जब 26/11 हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, कि आपने चाहे कुछ भी कहा हो, आपने ग्लोबल लेवल पर नेम शेम किया हो, FATF में पाकिस्तान का नाम चला गया हो, लेकिन जमीनी तौर पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और वहीं अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हो गया। जी जी। बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को मेन फोकस में रखती है। तो दोनों चीज़ें बताइए, क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की वर्सेस बीजेपी की, उसमें नेशनल सिक्योरिटी को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर आपकी समझ में, आपकी सूझबूझ में, क्या रिएक्शन देना चाहिए था इंडिया को जब 26/11 हुआ था? एक्चुअल में अगर हम देखें तो पुराने इतिहास की तरफ हम ध्यान दें तो आप देखोगे कि नेहरू के और जिन्ना के जो रिलेशन थे, कॉर्डियल रिलेशंस थे। तो वहीं से कांग्रेस के जो रिलेशन रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके। वो इनके साथ कुछ भी कर दो, देश में कुछ भी कर दो, ये इन्होंने कभी आज तक एक्शन लिया ही नहीं इस तरह की। खूब सारे टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर हुए, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट भी हुआ, अलग अलग स्टेडियम्स में भी ब्लास्ट हुए, अलग अलग जगह पर भी बहुत, पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, कभी नहीं किया है। 71 के वॉर को छोड़कर अगर देखें तो हमने कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं किए कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, लाहौर को हमने कब्जा के सिर्फ अपने पास रख लिया है, हमने टेबल पर हमने इनको हरा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम 71 में वॉर जरूर जीते, लेकिन टेबल पर हम हारे ना। टेबल पर हमको क्या मिला? 90,000 लाइबिलिटी सोल्जर्स क्या मिले हमको? बोले तुम ले लो, तुम हमें नहीं चाहिए, तो इनको जबरदस्ती छोड़ने पड़े, ले जाओ भाई। मिला क्या? आपने लाहौर ले लिया, कराची ले लिया, आपने कुछ नहीं लिया आपने। या आप उस समय पर डील कर सकते थे कि POK हमको दे दो, वो भी नहीं किया। तो आपके पास जब टाइम था, कांग्रेस के टाइम पर, इन्होंने कभी कुछ भी इस तरह की सिचुएशंस नहीं डाली हैं, ना ही इन्होंने शर्त रखी हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है कि वहाँ पर इनके रिलेशंस हमेशा कॉर्डियल रहे हैं, अच्छे रिलेशन रहे हैं, और पाकिस्तान खुद चाहता है कि इंडिया में सरकार हमेशा कांग्रेस की रहे। हम कुछ भी करते रहे, वो कभी कुछ नहीं करते। ये रीज़न है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें और नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने की बात करें तो उसमें बीजेपी पहले से ही सबसे आगे रही है। 99 का वॉर ले लीजिए, परमाणु परीक्षण ले लीजिए, उसके बाद में सारे अटैक्स देख लीजिए आप कि हमारे ऊपर जैसे जैसे अटैक हुए, इन्होंने उसको बढ़िया तरीके से जवाब दिया। हमने अपनी क्षमता को दिखाया कि नहीं, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुमसे घबराते नहीं हैं, प्लस हम किसी और देश की भी नहीं सुनते हैं जब हमारी सिक्योरिटी का मामला हो। हम चाहे अमेरिका हो या रसिया हो या अदर कंट्रीज हो, उनके प्रेशर को भी प्रेशर नहीं मानते हैं अगर हमारी सेल्फ सिक्योरिटी का मामला हो तो। और सिक्योरिटी हमेशा प्रायोरिटी पर रखी जानी चाहिए, ये सिंपल शब्दों में देश को बताया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है तो दो लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की, उसकी शुरुआत थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने एक दूरदर्शिता दी कि देश के ऊपर अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका जवाब बेहतरीन तरीके से देना चाहिए। सही बात। और सेम फॉर्मेट, उससे बेहतर फॉर्मेट मोदी जी ने दिखाया कि नहीं, हम बॉर्डर क्रॉस करके मारेंगे, और जहां जहां तुम्हारे अड्डे हैं वहां पर भी हमारी मिसाइल की पहुंचने की क्षमता है, वहां तक मारेंगे। हम तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे दबेंगे नहीं, और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जब आप इस तरह का एटीट्यूड लेकर चलते हो तो वर्ल्ड वाइड आपकी रेस्पेक्ट बनती है। कांग्रेस ने वो कभी नहीं किया। 26/11 का भी कुछ नहीं किया। 26/11 का आपकी समझ में क्या जवाब होना चाहिए था? भारत आपको अटैक करना चाहिए था, कराची पर अटैक करना चाहिए था, लाहौर पर अटैक करना चाहिए था। सीधा आपके पास में वर्ल्ड बेस्ट इन्फेंट्री है, आपके पास में क्या कमी है? आपके पास में
आप एक आप पाठ पढ़ाने जा रहे हो ना किसी को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपनी सेना के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने सैनिकों को उत्साह से भरना पड़ेगा। अगर सैनिक ऐसा करेंगे तो देश के अंदर संदेश जाएगा कि हाँ, हम जवाब देना जानते हैं। सही बात है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो जवाब मिला, लेकिन आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, कितने लोगों को हम लोगों ने देखा कि वो इस चीज की खुशी मना रहे थे कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि पहलगाम में आपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया था, जो नॉर्मली नहीं देखने मिला था हमें कभी भी। लोगों के हस्बैंड्स को मारा गया उनके सामने और कहा गया कि जाकर बता देना। सॉफ्ट टारगेट है ना, सिविलियन सॉफ्ट टारगेट है। एलिट क्लास के ऊपर हमला हुआ। मुंबई हमला नॉर्मल हमला नहीं था, टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं था, ये एलिट क्लास के ऊपर हमला था। तो आपकी एलिट क्लास को ही मार रहे हैं वो, और आप यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल खेल रहे हो। दिल्ली इस्लामाबाद, इससे क्या होगा? आपको सिंपली आंसर करना होता है। आपके पास वेपन है, अपनी सेना के ऊपर भरोसा जताइए, पार करिए। अच्छा, एक और बात बताइएगा प्रवीण जी, अभी जब राफेल की पूरी डील की बात चल रही थी तो राफेल के प्राइजेस के ऊपर बहुत आगा पीछी हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। क्या हुआ सब कुछ? अब आप ये देखिए कि डिफेंस में पिटीशन डाली उन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने, और अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि राफेल की फाइल सेना भवन से चोरी हो गई। अब आप ये लगाइए कि जिस डिपार्टमेंट से एक पिन भी इधर से उधर नहीं हो सकती, एक सुई भी नहीं हिल सकती, उस डिपार्टमेंट से फाइल गायब हो गई है, फाइल चोरी हो गई है। और उस फाइल की कभी कोई आपने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बिठाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इन्वेस्टिगेशन करो, फाइल कहाँ गई, वो भी कभी नहीं हुआ। और डिपार्टमेंट के अंदर भी उस फाइल को लेकर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो मैं मानता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे 24 घंटे दो आप, फाइल आ जाएगी 24 आवर के अंदर। फाइल, वो बंदा भी आ जाएगा जो चुरा कर लेकर गया था। वहां पर एक सुई भी नहीं हिल सकती। वो तो बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़ी डील है। ये उसी तरह से जैसे एडमिरल घोषकोव आया था, आज हम उसको INS विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं। 80 मिलियन, आज हम उसको INS विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं। 800 मिलियन की डील थी, 800 मिलियन की, और वो स्क्रैप था, वो ऐसे ही दे रहे थे आपको कि इसका मेंटेनेंस वगैरह करके आप ले जाइए, और ये इसके बॉयलर रूम फट गया था उसका, तो इसको ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, हमें फ्री ऑफ एक गिफ्ट दे रहे थे। MiG-29 का पैसा वैसा ले रहे थे कि भाई MiG-29 का पैसा दे देना, बाकी इसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट। इंडिया को पता है कितने का पड़ा वो? 2.2, इंडिया को पड़ा वो $2.35 बिलियन। 800 मिलियन से 2.35 बिलियन डॉलर। इतने में ऐसे 3-4 आ जाते। लेकिन ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप देखोगे तो बहुत कुछ। हनी ट्रैप भी है उसमें, डिले भी है, और जो फ्री में मिल रहा था उसकी कॉस्ट हमको नए से भी ज्यादा की देनी पड़ी। नया उससे बेहतर नया आ जाता, उसकी लाइफ स्पान बड़ा होता है। ये तो इतना लाइफ स्पान नहीं रहेगा, 30-35 साल, 40 मैक्स टू मैक्स खींचेगा। अभी क्या, इससे ज्यादा तो नया आ जाता। और वो भी आप न्यूक्लियर ड्राइव ले सकते थे, न्यूक्लियर ड्राइव करवा लेते नया। आपके पास अभी मिला है, उसको एक दिन चलाते तो 2 करोड़ का खर्चा आता है, पता है आपको? विक्रमादित्य जब पानी में 24 घंटे चलता है, उसका फ्यूल का जितना फ्यूल पीता है वो 2 करोड़ का है। पूरा ऑपरेशनल विक्रमादित्य जब सी में उतरता है तो एक दिन का 2 करोड़ रुपए पीता है पूरा। आप लेकर आए हो इसको, और वो भी कितने में डील थी? 800 मिलियन। आप देकर आए हो $2.35 बिलियन। ऐसा ही है। अरे, अगर ये बात आप बता रहे हैं, जो आज आप रिटायर हो चुके हैं डिफेंस से, तो आज की डेट में जो बुद्धिजीवी बैठे होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट्स में, उन्हें भी तो ये बात मालूम होगी। बहुत पहले से पता है उनको। फाइल गायब हो जाना, दुगने से ज्यादा दाम देना, तिगुना दाम देना, और फिर ऐसी चीज का जो वो स्क्रैप कर रहे थे, गिफ्ट में दे रहे थे, ले जाओ।
तो इस चीज के इन सब के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, कोई सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक बात जानता हूँ, जब आप शपथ लेते हो, डिपार्टमेंट में हो और आप सैनिक हो या फिर आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, तो आप शपथ लेते हो कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं भारत माता की सेवा करूंगा और भारत माता की जय हम लोग घोष करते हैं, हम लोग हमेशा भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उसी के बेटे उस भारत माता को नोचने लगे, कैसा लगेगा उस भारत माता को? उस भारत माता को कैसे फील होगा कि मेरे बेटे शपथ भी ली कि सेवा करेंगे और सेवा की जगह पर चलो मेवा लो तो ठीक है, वो तो नोचने ही लग गए हैं उसको, तो कैसा फील होगा? तो यही है वो। आज मुझे बता दीजिए कितने आईपीएस अधिकारी बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, कितने आईएएस अधिकारी स्वच्छ छवि के हैं? बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए। अगर जो भी स्वच्छ छवि का उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, 3 से 4 महीने में निकल लेता है उस डिपार्टमेंट से, उसको ज्यादा दिन टिकने नहीं देते। अगर जो स्वच्छ है तो, साफ है, ईमानदार है तो कर लो भारत माता की जय। ये हर जगह पर है, अंदर भी बाहर भी, कॉर्पोरेट में भी, हर जगह पर है ये। मैं मानता हूं कि चलो भाई, आटे में नमक चल सकता है, आप करप्शन को इस देश से नहीं हटा सकते, एग्री, आटे में नमक के बराबर चल सकता है, लेकिन 800 मिलियन से $2.35 बिलियन, तो ये नमक में आटा है, आटे में नमक नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर वो पैसा कंट्री के डेवलपमेंट में लग गया होता, ये जो हम लोग आए दिन देखते हैं सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं, गांव खेड़े में जो रोड्स नहीं बनी हैं, कितना कुछ हो सकता था उस पैसे से। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तभी तो मैं, पूरे देश में एक ओलंपिक स्टेडियम नहीं है। यूपी में, इतना बड़ा यूपी है, डेवलप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक ओलंपिक स्टेडियम बता दीजिए। दिल्ली में एक ओलंपिक स्टेडियम बता दीजिए जिसके अंदर सारी फैसिलिटी एथलीट्स को अवेलेबल हो, नहीं है जी। पूरे एंटायर नेशन में कि स्पोर्ट्स का जगह नहीं है कि हम वहाँ पे, क्रिकेट है जी, एंटरटेनमेंट है, मैंने बोला ना एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स नहीं है। क्रिकेट को आप स्पोर्ट्स नहीं कह सकते। क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट का गेम है, आप उसको स्पोर्ट्स में काम शामिल नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग है, स्पोर्ट्समैनशिप अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है। तो आप देखिए, क्रिकेट देखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स कहाँ है? कितनी कंट्री खेल रही है जी? आप वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, कितनी कंट्री खेल रही है जी? हॉकी में आप पिछड़ गए, फुटबॉल में आप हो ही नहीं कहीं पर, टेनिस में कहाँ पर हो, स्क्वैश में कहाँ पर हो, ट्रैक एंड फील्ड में कहाँ पर हो, स्विमिंग में कहाँ पर हो, डाइविंग में कहाँ पर हो, कहाँ हो आप? हम करप्शन में हैं, हम भारत माता को नोचने में हैं, हम कसम भारत माता की खाते, हम ईमानदार रहेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसी कुर्सी पर बैठे हम सबसे करप्ट होते चले जाते हैं। ये हमारे हर देश के बेटे और बेटी के अंदर हो रहा है, हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है, बस कमा लो, जमा लो, बस ये चल रहा है। इसीलिए तो सरकारी जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है। अभी तो देखो, अभी आप, वो पकड़े गए बेचारे सिन्हा जी, अभी तक चल रहे हैं, उनके पैसे जल गए, नोट जल गए उनके पैसे जल गए। देखो, कभी सुना है कहीं कहीं पर आप? सच बात है। नया पर्सपेक्टिव दिया आपने हम सबको। एक आखिरी सवाल, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अगर आपको, हमारे व्यूअर्स को एक कोई हिदायत देनी हो कि एक ऐसी लाइफ स्किल है जो कमांडो की लाइफ में भी होती है और एक सिविलियन की लाइफ में भी होनी चाहिए, तो वो लाइफ स्किल क्या होगी? एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 2 चीज़। आप जो भी चाहते हो जीवन में करना, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा उसको कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करें। कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो चाहते हो करना वो हो जाएगा। बस उसके लिए डिसिप्लिन,
जैसे अब मान लो किसी को आईएएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, सिंपल डिसिप्लिन बनाइए उसका और उसको कंसिस्टेंसी में डाल दीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे भी लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो पहले तो एक चीज़ के लिए एक प्लान बना लो, डिसिप्लिन हो जाओ उसको लेकर, और उसके बाद उस पर लगे रहो। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम लोग प्लान बना लेते हैं, हमें 3-4 दिन 3-4 महीने रिजल्ट नहीं दिखता, फिर हम कहते हैं छोड़ो यार अब क्या होगा। रिजल्ट दिखने में मुझे 10 साल लगे 11वां साल चल रहा है मुझे मैराथन में, तब मैं अब बेहतर कर पाया, तो टाइम लगता है। और जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बन गए हो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन गए हो, सॉरी, अभी तो लाइफ आपकी शुरू हुई है। या डिफेंस में चले गए हो, मैं कैप्टन बन गया हूँ, मैं मेजर बन गया हूँ, मैं कर्नल बन गया, नो सॉरी, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, देश के लिए करना बाकी है, परिवार के लिए करना बाकी है, और खुद के लिए भी करना बाकी है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों में हमें नया पर्सपेक्टिव मिला, आपने ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया हम सबको सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके प्रवीण जी के लिए कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सारे सवाल इन तक पहुंचा देंगे, आपके पास जवाब भी लेकर आएंगे। जाने से पहले आप हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। बाय बाय एंड टेक केयर।